हेलो एवरीवन, वेलकम टू जॉनटेक ऑनलाइन क्लासेस ऑन जॉनटेक डिजिटल। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में अपन डील करने वाले हैं जो आपका 30th को जो एग्जाम हुआ है, आपका 30 अप्रैल को जो आपका एग्जाम हुआ है, ठीक है ना। बिल्कुल डीएलवी की जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज और ऑफलाइन टेस्ट सीरीज चल रही है, उसमें से जो आपका सॉल्यूशन पेपर हुआ है उसकी आंसर की अपन यहाँ पे देखने वाले हैं। उसकी आंसर की अपन यहाँ पे देखने वाले हैं। पेपर जो है वो सिविल इंजीनियरिंग का है, फुल लेंथ टेस्ट है और टेस्ट पेपर कौन सा है? ये टेस्ट पेपर नंबर है हमारे पास 8, ठीक है। चलिए, तो इसकी अपन आंसर की को देखने वाले हैं। तो पहला जो हमारे पास क्वेश्चन है, इसका पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है सर? पहला क्वेश्चन बोल रहा है ए पोर्शन ऑफ ए बीम बिटवीन टू सेक्शन इज सेट टू बी इन प्योर बेंडिंग व्हेन देयर इज। तो प्योर बेंडिंग जो हमारे पास है, अगर कोई हमारे पास सेक्शन है उसमें प्योर बेंडिंग अगर अपन को इंडिकेट करनी हो, शो करनी हो, तो अपन कैसे करेंगे? प्योर बेंडिंग हमारे पास वह बेंडिंग होती है जो कि किसी भी सेक्शन में होगी तो वहां पे बेंडिंग मूवमेंट जो मेरे पास होगा वो कांस्टेंट होगा। जबकि अगर मैं बात करूंगा शेयर फोर्स की, तो शेयर फोर्स क्या होता है इसके लिए? जीरो। क्या होता है? जीरो। बिल्कुल सही बात है। तो अगर मैं बात करूंगा, अगर ऐसा है तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं। पहला ऑप्शन है हमारे पास कांस्टेंट बेंडिंग मूवमेंट एंड जीरो शेयर फोर्स। सोचने की जरूरत ही नहीं है सर, ऑप्शन ए जो है वही क्या है? सही है। क्या है? सही है। चलिए आगे अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है? सॉम का क्वेश्चन है, ठीक है। क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर सेकंड जो हमें 42 जो बोल रहा है वो क्या बोल रहा है? ए सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ लेंथ स्मॉल एल कैरिंग ए लोड whose intensity varies uniformly from 0 at each end to W per unit run at the mid span. The maximum bending moment is। तो ये क्या बोल रहा है सर? ये ऐसे कुछ बोल रहा है हमें, हम लोगों को, कि ये मेरे पास एक सेक्शन है, एक पर्टिकुलर सेक्शन मेरे पास है, इसकी ये सिंपली सपोर्टेड मेरे पास बीम है। इस बीम की अगर मैं बात करूं तो लेंथ जो मेरे पास है वो कितनी है? स्मॉल एल। और एक लोड अपन इस पे इस तरीके से अप्लाई कर रहे हैं कि जो मेरे पास मिड स्पान है वहां पे तो इसकी इंटेंसिटी मेरे पास कितनी? W किलो न्यूटन पर मीटर। जबकि अगर मैं बात करूंगा एंड्स पे या सपोर्ट्स पे अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पे इंटेंसिटी क्या है? जीरो। क्या है? जीरो। चलिए, तो क्या पूछ रहा है सर? यहाँ पे अपन से पूछ रहा है द मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट इज। क्या पूछ रहा है? द मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट इज। मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट अगर हम लोगों से पूछ रहा है तो इसका मतलब क्या होगा सर? सबसे पहले तो जो मेरे पास, अगर यहाँ पे मैं रिएक्शन मान लेता हूँ आर ए और यहाँ पे अगर मैं रिएक्शन मान लेता हूँ आर बी, तो इसका मतलब आर ए प्लस आर बी बराबर क्या होगा? आर ए प्लस आर बी बराबर जो मेरे पास होगा वो होगा, देखो इस पर्टिकुलर शेप का जो मेरे पास एरिया है, अगर एरिया अंडर द कर्व अगर मैं निकालूंगा तो यहाँ से मेरे पास क्या निकल के आएगा? टोटल लोड निकल के आएगा। क्या? टोटल लोड जो इस पे अप्लाई हो रहा है। अब यहाँ पे इसका अगर मैं एरिया निकालने जाऊं तो एरिया क्या हो जाएगा मेरे पास? ट्रायंगल का हाफ इंटू बेस कितना है? एल इंटू हाइट। तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा? WL/2। कितना हो जाएगा एरिया अंडर द कर्व? WL/2। अब ये जो मेरे पास WL/2 है वो कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूट हुआ है किसमें? आर ए प्लस आर बी में। किसमें? आर ए प्लस आर बी में। इसका मतलब आर ए प्लस आर बी इक्वल टू कितना है? WL/2। लेकिन हमें पता है कि डायग्राम हमारे पास क्या है? सिमेट्रिक। क्या है? सिमेट्रिक। तो अगर डायग्राम हमारे पास सिमेट्रिक है तो हम लोग क्लियरली बोल सकते हैं कि आर ए और आर बी क्या होंगे? बराबर होंगे और हाफ हाफ होंगे। इसका मतलब आर ए हमारे पास और आर बी जो होंगे वो दोनों बराबर होंगे क्योंकि डायग्राम हमारे पास सिमेट्रिक है। और ये हो जाएगा हमारे पास कितना? WL/4। कितना हो जाएगा? WL/4, है ना। बिल्कुल। और अगर मैं इसके कहीं ना कहीं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की अगर मैं बात करूं तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हमारे पास कुछ इस तरीके से इसका बनेगा। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की अगर मैं बात करूंगा तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हमारे पास कुछ इस तरीके से बनेगा, जो कि सेकंड डिग्री पैराबोला होगा हमारे पास। जो कि सेकंड डिग्री क्या होगा? पैराबोला। सेकंड डिग्री पैराबोला, ठीक है ना। बिल्कुल। तो अगर मैं इसकी बात करूंगा, इसका मतलब जो हमारे पास बेंडिंग मोमेंट है वो कहाँ पे साइन चेंज कर रहा है? मिड स्पान पे। तो यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट क्या है हमारे पास? यहाँ पे शेयर फोर्स डायग्राम मेरे पास सेकंड डिग्री बनेगा, थर्ड डिग्री बनेगा मेरे पास बेंडिंग मोमेंट, ठीक है ना। बिल्कुल। तो ये शेयर फोर्स डायग्राम मेरे पास इस तरीके से बनेगा। तो अगर मैं बात करूंगा यहाँ पे जहाँ पे मेरे पास शेयर फोर्स जीरो है, इसका मतलब यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट क्या होगा मेरे पास? मैक्सिमम। यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट मेरे पास क्या होगा सर? मैक्सिमम होगा। तो अगर बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम अगर मुझे निकालना है तो इस पॉइंट जो मेरे पास मिड पॉइंट है, इसके बाद मैं क्या ले लूँ? मूवमेंट ले लूँ। पॉइंट सी मान लेता हूँ मैं इसको। ये पॉइंट ए है, ये मेरे पास पॉइंट बी है, ये मेरे पास पॉइंट सी है। इसके अबाउट अगर मैं मूवमेंट लूंगा तो देखिए कैसे आएगा। यहाँ से अगर इस पॉइंट के अबाउट मूवमेंट लूंगा तो कितना हो जाएगा? आर ए इंटू ये डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी हो जाएगी मेरे पास? L/2। तो आर ए इंटू L/2। तो आर ए इंटू L/2 ये मेरे पास हो जाएगा। फिर अगर मैं बात करूँ, ये मेरे पास पूरा का पूरा जो लोड लगा हुआ है, पूरा का पूरा जो हमारे पास लोड लगा हुआ है, इसकी जो मेरे पास इंटेंसिटी है उसको मैं माइनस कर दूं, बस यही हो जाएगा। तो देखिए इक्वेशन बनी होगी यहाँ पे, ये रही। ये मेरे पास शेयर फोर्स डायग्राम जो मैंने बताया आपको, ठीक है ना। बिल्कुल। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, तो बेंडिंग मोमेंट पास सी अगर मैं लूंगा तो कितना हो जाएगा? आर ए कितना मेरे पास? WL/4 इंटू डिस्टेंस कितनी है? L/2 माइनस अगर मैं बात करूंगा तो एरिया अंडर द कर्व मेरे पास कितना हो गया? एरिया अंडर द कर्व मेरे पास जो हो जाएगा वो मेरे पास हो जाएगा कितना सर?
1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है ना, बिल्कुल। और बेस कितना है यहाँ पे मेरे पास ये L/2, ठीक है ना, बिल्कुल। तो 1/2 इंटू बेस L/2 इंटू हाइट कितना W, तो ये मेरे पास हो गया ये, और इंटू अब इसकी CG से मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि बेंडिंग मोमेंट की बात कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ से इसकी CG जो होगी मेरे पास वो कितनी होगी L/3 पे, कितने पे L/3 पे, लेकिन L ही यहाँ पे क्या है मेरे पास 2L, सॉरी L/2, तो इसका मतलब ये मेरे पास हो जाएगा कितना सर, ये मेरे पास हो जाएगा L/6, कितना हो जाएगा L/6। तो इसको मैंने मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद सॉल्व किया तो कितना आ गया मेरे पास WL²/2 मेरे पास आंसर आ चुका है। अच्छा क्वेश्चन है, सी ऑप्शन हो जाएगा, कौन सा, सी ऑप्शन, ठीक है ना, बिल्कुल। सॉम का बेसिक क्वेश्चन है, पढ़ते हैं अपन इसको कई बार, ठीक है ना, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारे पास है, क्या बोल रहा है, शेयर फ्लो इज डिफाइंड एज, कि शेयर फ्लो जो हमारे पास होगा उसको कैसे अपन डिफाइन करेंगे। तो देखिए अगर किसी पर्टिकुलर सेक्शन पे या बीम पे अगर मैं ट्रांसवर्स डायरेक्शन में अगर मैं लोडिंग लगा रहा हूँ, अगर मैं ट्रांसवर्स डायरेक्शन में अगर मैं लोडिंग लगा रहा हूँ, तो उस ये जो मेरे पास बीम है, ये जो मेरे पास सेक्शन है, इसमें स्ट्रेसेस मेरे पास डेवलप होंगी और ये रेस्पॉन्सिबल होगा किसके लिए, बेंडिंग के लिए, किसके लिए, बेंडिंग के लिए। जबकि अगर इसी पर्टिकुलर बीम में या सेक्शन में अगर मैं लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में अगर मैं कोई भी फोर्स अप्लाई करूंगा, शेयर फोर्स अगर इस पे अप्लाई होगा, तो जो मेरे पास प्लेन्स की स्लाइडिंग होगी, जो मेरे पास प्लेन्स की स्लाइडिंग होगी, उसके कारण जो हमारे पास फ्लो होगा उसको बोलते हैं अपन शेयर फ्लो। क्या बोलते हैं सर, शेयर फ्लो। इसका मतलब अगर मैं बात करूं तो मेरे पास पहला क्या है, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस एट एनी प्लेन ऑफ द बीम, नहीं ऐसा नहीं है, ये तो मेरे पास किसके कारण है, ट्रांसवर्स लोडिंग जो है उसके कारण। सेकंड हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल शेयर फोर्स ट्रांसमिटेड अक्रॉस द प्लेन पर यूनिट लेंथ अलोंग द बीम, तो ये बी ऑप्शन क्या हो जाएगा सर, सही हो जाएगा, यही मैंने आपको बताया है ना, बिल्कुल। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 क्या बोल रहा है सर, ए composite beam is composed of two equal strips, one of brass and other of steel, full stop if the temperature is raised। तो ये बोल रहा है कंपोजिट बीम बनाया अपन ने, कंपोजिट जो बीम बनाया है उसमें ब्रास भी है और उसमें स्टील भी है, उसमें ब्रास भी है और उसमें स्टील भी है। अब अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो क्या होगा, अब अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो क्या होगा, तो अगर मैं बात करूं ब्रास भी है स्टील भी है, तो देखिए ब्रास का जो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन होता है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू स्टील, ठीक है साहब। तो मैंने बोला टेम्परेचर मैंने बढ़ाया तो इसका मतलब ब्रास क्या करने की कोशिश करेगा, एक्सपेंड करने की कोशिश करेगा, क्यों, क्योंकि उसका थर्मल कोफिशिएंट क्या है, ज्यादा। अगर वो एक्सपेंड करने की कोशिश करेगा लेकिन इसको कंप्रेस करेगा या कंप्रेसिव फोर्स या कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करेगा कौन, स्टील। ये तो कहीं ना कहीं देखो ये मेरे पास ब्रास है और ये मेरे पास क्या है, स्टील, तो ये तो एक्सपेंड करने की कोशिश कर रहा है, जबकि ये इसको क्या करेगा, पीछे की ओर खींचेगा, क्योंकि इसका कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन क्या है सर, कम है। तो इसका मतलब अगर अपन बात करें, अगर ये कॉन्सेप्ट है तो कॉन्सेप्ट क्या बोलेगा सर, स्टील जो एक्सपीरियंस करेगा वो टेंसाइल फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा, क्योंकि ब्रास जो है वो उसको अपनी ओर खींचना चाहेगा, और जो कहीं ना कहीं ब्रास है वो क्या एक्सपीरियंस करेगा, वो कंप्रेसिव फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा, क्यों, क्योंकि स्टील जो है वो उसको अपनी ओर खींचना चाहेगा। इसका मतलब स्टील में क्या डेवलप हुआ, तो स्टील में डेवलप हुआ सर टेंसाइल फोर्स। जबकि अगर मैं बात करूंगा किसमें, ब्रास में, तो ब्रास में क्या डेवलप हुआ, ब्रास में डेवलप हुआ सर कंप्रेसिव फोर्स, ब्रास में डेवलप हुआ क्या, कंप्रेसिव फोर्स। जो टेम्परेचर के करस्पॉन्डिंग वो एक्सपेंड होना चाह रहा है उसको रोकेगा कौन, स्टील, किसको, ब्रास को। और जो टेम्परेचर के कारण एक्सपेंड हो रहा है स्टील, उसको साथ ले जाना चाहेगा कौन, ब्रास, क्योंकि उसका कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन क्या है सर, ज्यादा है। वो बोलेगा तू मेरे साथ चल, ठीक है ना, बिल्कुल, लेकिन उसका कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन क्या है, कम है, तो वो साथ नहीं चल पाएगा। तो यहाँ पे ऐसा काम हो जाएगा। और फिर अगर मैं बात करूं सर, तो यहाँ पे क्या डेवलप हो जाएगा, कपल जनरेट हो जाएगा, कपल डेवलप हो जाएगा, ठीक है ना, बिल्कुल। तो ऑप्शन जो हमारे पास डी है वो क्या हो जाएगा, एकदम सही, क्या हो जाएगा, सही। चलिए बहुत बढ़िया, ये सब चीजें आप लोग एक्सप्लेनेशन देख ही सकते हो, ठीक है ना, पढ़ लेना। फिर अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 45 क्या बोल रहा है, द यील्ड मूवमेंट ऑफ ए क्रॉस सेक्शन इज डिफाइंड एज द मूवमेंट that will just produce the yield stress is, तो अगर मैं बात करूंगा सर, यील्ड मूवमेंट हमारे पास वह मूवमेंट होता है जो किसी भी पर्टिकुलर सेक्शन या किसी भी पर्टिकुलर सेक्शन के एक्सट्रीम फाइबर पे जो स्ट्रेसेस डेवलप करने के लिए जो हमारे पास मूवमेंट डेवलप होगा, उस पर्टिकुलर मूवमेंट को अपन क्या बोलेंगे, यील्ड मूवमेंट। क्या बोलेंगे, यील्ड मूवमेंट। और कहां पे, एक्सट्रीम फाइबर पे, कहां पे, एक्सट्रीम फाइबर पे। आरसीसी के सेक्शन में अगर मैं बात करूं, या सिंपल अगर मैं बीम भी ले लूं, ठीक है ना, पीसीसी भी अगर मैं ले लूं, तो वहां पे भी अगर मैं बात करूंगा तो हमारे पास जो स्ट्रेस का डायग्राम बनता है, आपने देखा होगा स्ट्रेस का जो हमारे पास डायग्राम बनता है वो लीनियर डायग्राम बनता है। हमारे पास एक्सट्रीम फाइबर पे स्ट्रेस अपन को जो मिलती है वो मैक्सिमम मिलती है, उस स्ट्रेस के करस्पॉन्डिंग या उस स्ट्रेस की अगर मैं बात करूं
जो कि रेस्पॉन्सिबल है अपन को मैक्सिमम स्ट्रेस प्रोवाइड करने के लिए, जबकि न्यूट्रल फाइबर पे अपन को क्या मिलती है, 0। तो जो मैक्सिमम है न्यूट्रल फाइबर पे प्रोवाइड करने के लिए, उसी के करस्पॉन्डिंग जो हमारे पास स्ट्रेस है, उस स्ट्रेस को अपन बोलेंगे यील्ड स्ट्रेस, और उसके करस्पॉन्डिंग जो हमारे पास मूवमेंट है उसको क्या बोलेंगे, यील्ड मूवमेंट। क्या बोलेंगे, यील्ड मूवमेंट। तो इसका मतलब अगर मैं बात करूं, और ये सारा का सारा जो काम होना चाहिए वो किसके करस्पॉन्डिंग होना चाहिए सर, ये करस्पॉन्डिंग होना चाहिए विद इन इलास्टिक लिमिट, विद इन इलास्टिक लिमिट, कि अगर मैं उस पर्टिकुलर लोड को हटा दूं जो कि उस पर्टिकुलर मूवमेंट को देने के लिए रेस्पॉन्सिबल है, जो कि उस पर्टिकुलर स्ट्रेस को देने के लिए रेस्पॉन्सिबल है, अगर मैं उसको हटा दूं तो अपनी पोजीशन क्या कर ले, रिगेन। क्या कर ले, रिगेन। चलिए बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब yield movement of a cross section is defined as the movement that will just produce the yield stress is। तो मैंने बताया आपको कहां पे लगेगा सर, आउटर मोस्ट फाइबर पे लगता है सर। कहां पे, आउटर मोस्ट फाइबर पे। ये डायग्राम भी आप लोग देख सकते हो। देखो ये जो हमारे पास स्ट्रेस जनरेट हो रही है, ये कहां पे हो रही है, आउटर मोस्ट फाइबर पे। चाहे वो टॉप हो सकता है, क्या हो सकता है, बॉटम हो सकता है, लेकिन लगेगा कहां पे, आउटर मोस्ट फाइबर पे। जबकि अगर मैं न्यूट्रल एक्सिस की बात करूंगा तो यहाँ पे जो हमारे पास यील्ड स्ट्रेस है या स्ट्रेस जो हमारे पास है वो क्या है सर, 0। वो क्या है, 0। बात में आई। चलिए और ए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 46 क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। द एबिलिटी ऑफ द मटेरियल टू एब्जॉर्ब एनर्जी टिल द ब्रेकिंग और रप्चर टेकन प्लेस इज नोन एज हार्डनेस। नहीं सर, हार्डनेस तो हमारे पास एवरेजन के अगेंस्ट या रजिस्टिंग के अगेंस्ट जो हमारे पास कहीं ना कहीं रेजिस्टिंग पावर होती है उसको बोलते हैं अपन हार्डनेस, या स्क्रैच के अगेंस्ट जो हमारे पास रेजिस्टिंग पावर होती है उसको क्या बोलते हैं अपन, हार्डनेस बोलते हैं। जबकि ये जो बोल रहा है वो बोल रहा है द एबिलिटी ऑफ ए मटेरियल टू एब्जॉर्ब एनर्जी। तो एक मटेरियल की जो कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी होती है एक पर्टिकुलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करने की, वो होती है सर टफनेस। वो होती है क्या, टफनेस। बात समझ कि नहीं, बिल्कुल। जबकि अगर मैं किसी भी मटेरियल को ऐसे खुरच के देखूं, स्क्रैच करके देखूं, एवरेज करके देखूं, तो उसकी जो रेजिस्टिंग पावर होती है उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को अपन बोलते हैं क्या, हार्डनेस। क्या बोलते हैं, हार्डनेस। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया सर, ट्रू पूछ रहा है वो, ठीक है ना, बिल्कुल। द एबिलिटी ऑफ ए मटेरियल टू एब्जॉर्ब, फिर सेम बोल रहा है, द एबिलिटी ऑफ ए मटेरियल टू एब्जॉर्ब द एनर्जी टिल द ब्रेकिंग और रप्चर टेकन प्लेस इज नोन एज टफनेस। हाँ ये बिल्कुल सत्य वचन, सही बात बोल रहा है सर, ये है ना, बिल्कुल सही बात बोल रहा है। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए फिर अगर मैं बात करूं, फिर क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 47। क्वेश्चन नंबर 47 क्या बोल रहा है सर, एक कैंटिलीवर बीम PQ, इसको सही कर लेना, यहाँ पे PQ दे रखा है, यहाँ पे ABC दे रखा है, ये है हमारे पास PQ, ये कैंटिलीवर बीम है मेरे पास PQ, कैंटिलीवर बीम PQ, और ये है मेरे पास पॉइंट R, ठीक है, जहां पे पूछना चाह रहा है। हाँ ठीक है। A cantilever beam PQ of uniform flexural rigidity EI is subjected to a concentrated movement M at R as shown in the figure, as shown in the figure। चलिए बहुत बढ़िया। The deflection at the free end Q is, the deflection at the free end Q is। कैसे अटेम्प्ट किया आप लोगों ने ये क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, और मतलब कहीं ना कहीं गेट में, ESE में और AN के एग्जाम के लिए अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना, बिल्कुल। देखो करना क्या है, हम लोगों से जो कहीं ना कहीं डिफ्लेक्शन पूछा है वो फ्री एंड क्यू पे पूछा है। कहाँ पे, यहाँ पे, कि यहाँ पे कितना डिफ्लेक्शन होगा इस पर्टिकुलर मूवमेंट के कारण। तो यहाँ पे जो मेरे पास डिफ्लेक्शन होगा, यहाँ पे जो मेरे पास डिफ्लेक्शन होगा, इसकी डिफ्लेक्टेड शेप मेरे पास कुछ ऐसी आएगी, इसकी डिफ्लेक्टेड शेप कुछ मेरे पास ऐसी आएगी। अब यहाँ पे इस पॉइंट पे मेरे पास मूवमेंट लगा हुआ है, तो इस पॉइंट पे मूवमेंट जहाँ पे लगा हुआ है उसके कारण मैं क्या निकाल लूँ, यहाँ पे डिफ्लेक्शन निकाल लूँ। क्या निकाल लूँ, डिफ्लेक्शन निकाल लूँ। और ये डिफ्लेक्शन जो मेरे पास होगा वो क्या, मैं अगर यहाँ पे एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ करूँ तो क्या ये डिफ्लेक्शन मेरे पास इस डिफ्लेक्शन के बराबर भी होगा। हाँ सर होगा, बिल्कुल होगा, सही बात है, सही बात है, बिल्कुल होगा सर। चलिए अगर ऐसा होगा, अगर ऐसा होगा तो अगर ये लेंथ मेरे पास L है तो ये लेंथ देखो दे रखी है ऊपर कितनी है, L/2। ठीक है सर, आपको ये पता है, आपको ये पता है। तो अगर मैं बात करूं सर, अगर यहाँ पे ये जो मेरे पास कर्व जा रही है, डिफ्लेक्शन कर्व जो मेरे पास जा रही है, कर्वी लीनियर जो मेरे पास कर्व जा रही है, अगर मैं इसकी बात करूं तो अगर मैं इसकी स्लोप थीटा मान लूं, क्या मान लूं सर, थीटा, क्योंकि जहां पे मूवमेंट लगा हुआ है वहां पे मैं स्लोप भी निकाल सकता हूं और जहां पे मूवमेंट लगा हुआ है वहां पे मैं डिफ्लेक्शन भी कैलकुलेट कर सकता हूं। लेकिन जहां पे नहीं लगा हुआ है वहां पे मैं कैलकुलेट नहीं कर सकता, तो इनडायरेक्टली कैलकुलेट कर लेंगे अपन। ये कौन सी बड़ी डील है ना, बिल्कुल। तो अगर अपन इनडायरेक्टली कैलकुलेट कर लेंगे तो कैसे करोगे सर, देखो यहाँ पे मूवमेंट लगा हुआ है तो यहाँ पे डिफ्लेक्शन में तो कोई शिकवा गिला है नहीं, क्योंकि जहां पे मूवमेंट हमारे पास लगा हुआ है वहां पे जो हमारे पास डिफ्लेक्शन हो जाएगा वो हमारे पास सिंपल सा फॉर्मूला होता है, कौन सा, ml²/2ei। कौन सा, ml²/2ei। जबकि जहां पे मूवमेंट लगा हुआ है वहां पे अगर मैं स्लोप की बात करूंगा तो वो क्या होती है हमारे पास, ml/ei। क्या होती है, ml/ei। और L यहाँ पे क्या होगा, L/2। L यहाँ पे क्या होगा, L/2। ध्यान रखने वाली बात है, L यहाँ पे क्या होगा, L/2। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये पूरे कैंटिलीवर बीम की तरह या सेक्शन की तरह बिहेव कर रहा है ना, तो अगर ये पूरे कैंटिलीवर सेक्शन की तरह बिहेव कर रहा है तो यहाँ पे L कितना है, L/2। यहाँ पे मैंने क्या निकाल लिया, यहाँ पे मैंने डिफ्लेक्शन निकाल लिया, डेल्टा जो भी है मेरे पास,
और ये डिफ्लेक्शन और ये डिफ्लेक्शन बराबर होगा। अब मुझे ये डिस्टेंस और चाहिए, तो ये डिस्टेंस और चाहिए, इसका मतलब यहाँ पे मैंने थीटा मान लिया, क्या स्लोप मान ली इसकी, और स्लोप जो मेरे पास होगी अगर उसको मुझे निकालना है तो देखिए हम जानते हैं सर जी, क्या हम जानते हैं कि टेन थीटा जो मेरे पास होता है वो क्या होता है, क्या सर टेन थीटा जो मेरे पास होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर मेरे पास क्या हो जाएगा, ये वाली डिस्टेंस C1 C2, परपेंडिकुलर अपॉन बेस कितना हो जाएगा, L/2। और क्या स्मॉल वेरिएशन के लिए, स्मॉल एंगल के लिए टेन थीटा बराबर थीटा होता है, हाँ सर बिल्कुल होता है, बिल्कुल सही बात बोल रहे हो आप। तो थीटा बराबर अगर ये होता है तो C1 C2 क्या हो जाएगा, C1 C2 अपॉन L/2। तो इसका मतलब C1 C2 बराबर हो जाएगा मेरे पास क्या, थीटा इंटू L/2। स्लोप मेरे पास जो है ये कितना हो जाएगा, थीटा इंटू L/2। और थीटा क्या है सर, स्लोप। स्लोप कितनी बताई मैंने आपको, ml अपॉन EI। और L क्या है सर, L जो है L/2 है, तो ml अपॉन 2 अपॉन EI। जैसे ही इसको यहाँ पे पुट करोगे आपके पास आंसर आ जाएगा सर जी कितना, 3ml² अपॉन ATI। कितना आ जाएगा, 3ml² अपॉन ATI। ये बात सही है कि अपन डायरेक्टली उसको कैलकुलेट नहीं कर पा रहे थे, लेकिन इनडायरेक्टली कैसे करें कि जिस पॉइंट पे अपन को मूवमेंट पता है सर वहां पे मैं स्लोप भी निकाल सकता हूं और वहां पे मैं डिफ्लेक्शन भी निकाल सकता हूं। फिर मैं क्या काम करूं, उस डिफ्लेक्शन तो मैं डायरेक्टली निकाल ही लूंगा, लेकिन स्लोप जो मैंने निकाली है उस स्लोप को मैं ट्रांसफर कर दूं डिफ्लेक्शन की टर्म में दूसरे पॉइंट पे, क्या लगा के, टेन थीटा लगा के, क्या लगा के, टेन थीटा लगा के। इसका मतलब ऑप्शन 3/8 ml² अपॉन दिस वन क्या है, 3/8 ml² अपॉन EI। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा सर, सही, क्या हो जाएगा, सही। चलिए नेक्स्ट अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है सर, क्वेश्चन नंबर 48, कंसीडरिंग द बीम एज एक्सियली रिजिड। सर ये बोल दिया इसने कि बीम जो हमारे पास है, केवल बीम की बात कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं सेक्शन की बात करूंगा तो यहाँ पे ये जो सेक्शन है मेरे पास वो क्या है, कॉलम, क्या है, कॉलम। जबकि ये जो मेरे पास सेक्शन है ये क्या है सर जी, बीम, क्या है, बीम। इसने बोला है केवल बीम जो मेरे पास है वो एक्सियली रिजिड है, या फिर ऐसा हो सकता है कि ऐसे नहीं बोलता तो बोल देता कि ये क्या हिस्सा है मेरे पास, इनएक्सटेंसिबल। कैसा है, इनएक्सटेंसिबल। ये भी वर्ड आपको देखने को मिल सकता है, कौन सा, इनएक्सटेंसिबल। तो या तो बीम रिजिड है या फिर कैसा है, इनएक्सटेंसिबल है। ठीक है सर, अगर ऐसा है तो बोल रहा है द डिग्री ऑफ फ्रीडम, द डिग्री ऑफ फ्रीडम, या फिर ऐसे बोल सकता है किनेमेटिक इंडिटर्मिनेसी। जो हमारे पास काइनेमेटिक इंडिटर्मिनेसी है वो बता दीजिए। दोनों का मतलब एक ही है, गंगाधरी कौन है, शक्तिमान, ठीक है ना। या तो डिग्री ऑफ फ्रीडम बोल दे या फिर क्या बोल दे, काइनेमेटिक इंडिटर्मिनेसी। चलिए बहुत बढ़िया। तो अगर ये पूछ रहा है और प्लेन हमारे पास जो फ्रेम है वो कैसा है, प्लेन फ्रेम। कैसा है सर, प्लेन फ्रेम। चलिए प्लेन फ्रेम अगर मेरे पास है तो जो हमारे पास डी के होता है काइनेमेटिक इंडिटर्मिनेसी, ये हमारे पास होता है सर क्या, ये हमारे पास होता है 3J माइनस RE, 3J माइनस RE और माइनस M डैश। यहाँ पे J जो मेरे पास है वो नंबर ऑफ जॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है सर, नंबर ऑफ जॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, बहुत बढ़िया। RE जो मेरे पास है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टोटल नंबर ऑफ रिएक्शंस को या एक्सटर्नल रिएक्शन को, नंबर ऑफ एक्सटर्नल रिएक्शंस, नंबर ऑफ एक्सटर्नल रिएक्शंस। और M डैश जो मेरे पास है, जो मैंने लिखा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है किस चीज को, ये रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ इनएक्सटेंसिबल मेंबर, नंबर ऑफ इनएक्सटेंसिबल मेंबर या फिर रिजिड मेंबर, या फिर रिजिड मेंबर, जो कि केवल और केवल किसको दे रखा है, बीम। तो M डैश कितना हो गया सर, M डैश हो गया 1। फिर अगर मैं बात करूं J की, तो नंबर ऑफ जॉइंट कितने हैं, 1 2 3 और 1 4। तो J कितना हो गया, J हो गया सर जी 4। कितना हो गया, 4। चलिए बहुत बढ़िया। फिर अगर मैं बात करूं RE कितना हो जाएगा, ये मेरे पास रोलर है तो यहाँ पे एक रिएक्शन, यहाँ पे, ये मेरे पास हिंज है तो यहाँ पे 2 रिएक्शन, यहाँ पे 2 रिएक्शन। तो RE मेरे पास कितना हो गया, RE मेरे पास हो गया सर जी 3। तीनों को पुट कर दो यहाँ पे। D के इक्वल टू मेरे पास क्या हो जाएगा, D के इक्वल टू मेरे पास हो जाएगा 3 इंटू 4 माइनस 3 और माइनस 1। इसका मतलब 12 माइनस 4, इसका मतलब 8। आंसर है क्या, बिल्कुल है सर, बिल्कुल है, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए बहुत बढ़िया। फिर अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 49, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो द लिस्ट। ठीक है, लिस्ट 1 है मेरे पास और क्या है सर, लिस्ट सेकंड है। ठीक है, क्या बोलना चाह रहा है, स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड, मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, मेथड ऑफ 3 मूवमेंट्स एंड कैस्टिग्लियानोस सेकंड थ्योरम, कैस्टिग्लियानोस सेकंड थ्योरम, दीज आर द मेथड्स ऑफ, फोर्स मेथड है या डिस्प्लेसमेंट मेथड है, फोर्स मेथड है या फिर क्या है, डिस्प्लेसमेंट मेथड है। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है टॉस का। हमें पता है सर कि जो स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड है, जो स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड है और जो मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड है, ये दोनों ही क्या है, ये दोनों ही हमारे पास डिस्प्लेसमेंट मेथड है। क्या है सर, डिस्प्लेसमेंट मेथड। चलिए, जो हमारे पास कैस्टिग्लियानोस की थ्योरम है,
जो हमारे पास कैस्टिग्लियानोस की सेकंड थ्योरम है, जो मेरे पास मेथड ऑफ 3 मूवमेंट्स हैं, ये दोनों ही क्या हैं, फोर्स मेथड हैं। क्या है सर, फोर्स मेथड हैं। तो मैंने बोला सर ये दोनों ही क्या हैं, ये दोनों ही डिस्प्लेसमेंट मेथड हैं, इसका मतलब 2 2 आना चाहिए। ये दोनों ही क्या है सर, ये दोनों ही मेरे पास क्या है, मूवमेंट ऑफ मेथड ऑफ 3 मूवमेंट्स और कैस्टिग्लियानोस सेकंड थ्योरम, ये दोनों ही मेरे पास फोर्स मेथड हैं। तो क्या आना चाहिए 1 1, तो 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 सी ऑप्शन, 2 2 1 1 सी ऑप्शन। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा सर जी, सही। क्या हो जाएगा, सही। चलिए बहुत बढ़िया। फिर अगर मैं बात करूं, कोई क्वेश्चन तो नहीं छूट गया, चलिए। फिर अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 50, among the clay minerals the one having the maximum swelling tendency is, इन सारे क्ले मिनरल्स में से कौन सा ऐसा मिनरल है जिसमें मैक्सिमम टेंडेंसी होगी किसकी, स्वेलिंग की, किसकी, स्वेलिंग की। हमें पता है सर, हमें पता है कि जो हमारे पास मोंटमोरिलोनाइट होता है, कौन सा, मोंटमोरिलोनाइट। मोंटमोरिलोनाइट में हमारे पास जो फोर्सेस होते हैं वो कौन से होते हैं, वंडर वॉल फोर्सेस। कौन से, वंडर वॉल फोर्सेस, जो कि फोर्सेस होते हैं वीक। कैसे, वीक। तो वीक फोर्स है अगर, तो इसका मतलब स्वेलिंग और श्रिंकेज अपन को क्या देखने को मिलेगा सर, ज्यादा। क्या देखने को मिलेगा, ज्यादा। बात समझ आई, बिल्कुल। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा, क्वेश्चन का आंसर तो ये हो गया सर कि सबसे ज्यादा स्वेलिंग एंड श्रिंकेज किस में देखने को मिलेगा, मोंटमोरिलोनाइट। किसमें, मोंटमोरिलोनाइट। चलिए बहुत बढ़िया। और अगर मैं बात करूं बॉन्डिंग कैसी होती है इसकी, वेरी वीक, तो इसका वाटर आराम से इजीली पेनिट्रेट कर जाएगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं देखिए जो हमारे पास केओलिनाइट है, इसमें कौन सा बॉन्ड है हमारे पास, हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन सा है सर, हाइड्रोजन बॉन्ड। ये जो हमारे पास है, अगर मैं इसकी बात करूंगा तो हाइड्रोजन बॉन्ड हमारे पास कैसे बना होता है, 2 लेयर होती है हमारे पास, एक यूनिट होती है हमारे पास स्टैकिंग गिब्साइट शीट ऑन सिलिका शीट, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, गिब्साइट और सिलिका क्या क्या है सर, कॉम्बिनेशन। और सिलिका हमें पता है स्ट्रेंथ के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, इसका मतलब यहाँ पे स्ट्रेंथ अपन को ज्यादा मिलेगी। हाइड्रोजन बॉन्ड मजबूत होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड मजबूत होगा तो, हाइड्रोजन बॉन्ड अगर मजबूत होगा तो स्वेलिंग और श्रिंकेज अपन को कम देखने को मिलेगा, स्वेलिंग और श्रिंकेज अपन को कम देखने को मिलेगा। और उसके बाद इलाइट की अगर बात करूं तो पोटेशियम आयंस यहाँ पे प्रेजेंट है हमारे पास, ठीक है ना। या आयनिक बॉन्ड यहाँ पे हमारे पास होता है, अपन बोल सकते हैं क्या, आयनिक बॉन्ड यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल होता है। तो इलाइट कंसिस्ट ऑफ द बेसिक मोंटमोरिलोनाइट यूनिट्स बट इट इज बॉन्डेड एज पोटेशियम आयन, ठीक है ना। तो ये भी हमारे पास मोंटमोरिलोनाइट की तरह ही होता है, लेकिन इसमें हमारे पास क्या है सर, पोटेशियम आयन प्रेजेंट होते हैं। तो अगर मैं बात करूंगा जो कि हमारे पास स्टेबल भी होता है और डज नॉट स्वेल एंड श्रिंक लार्जली, जो कि बहुत ज्यादा श्रिंक देखने को नहीं मिलता है और स्वेलिंग भी देखने को नहीं मिलती है। क्यों नहीं मिल रही है सर, क्यों नहीं मिल रही है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास आयन जो है वो आयनिक बॉन्ड है हमारे पास, पोटेशियम आयन यहाँ पे प्रेजेंट है। बात समझ। चलिए तो इसका मतलब यहाँ पे आंसर कौन सा हो जाएगा हमारे पास, मोंटमोरिलोनाइट। मोंटमोरिलोनाइट बेसिक सा क्वेश्चन है, आप लोगों ने कई बार पढ़ा होगा इस चीज को, है ना, बिल्कुल। फिर अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 51 क्या बोल रहा है सर, इन ग्राउंड वाटर फ्लो द वेलोसिटी विद विच ए ट्रेसर वुड मूव इज। एक ग्राउंड वाटर फ्लो है जिसमें वेलोसिटी जो मेरे पास होगी जिसके साथ ट्रेसर मूव करेगा वो क्या होगी। तो देखिए सर ट्रेसर जो मेरे पास है कोई भी पार्टिकल है, ट्रेसर जो हमारे पास है कोई भी सॉलिड पार्टिकल, एक कोई भी डस्ट पार्टिकल जो कि एक पर्टिकुलर फ्लो के साथ क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, एक पर्टिकुलर फ्लो के साथ क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एज ट्रेसर। चलिए बहुत बढ़िया। अगर ऐसा है तो अब सर आंसर क्या टिक करूं मैं, तो देखो पहला ऑप्शन जो दे रखा है मेरे पास वो दे रखा है द सेम एज द सीपेज वेलोसिटी गिवन बाय द डार्सीज लॉ। जो हमारे पास ट्रेसर होता है, अगर मैं उसकी बात करूं तो ट्रेसर जो पास होगा सर वो पास होगा कहां से, वो पास होगा सर वॉइड्स जो हमारे पास होंगे उनसे जो वाटर फ्लो होगा उस पर्टिकुलर फ्लो को, वेलोसिटी को फॉलो करेगा ट्रेसर। कौन फॉलो करेगा सर, ट्रेसर। तो अगर मैं बात करूंगा अलग अलग अपन को ऑप्शन दे रखे हैं, 1/n टाइम द सीपेज वेलोसिटी वेयर n इज द पोरोसिटी ऑफ द फॉर्मेशन, 1/e टाइम द सीपेज वेलोसिटी वेयर e इज द वॉइड रेशियो ऑफ द फॉर्मेशन, डी ऑप्शन दे रखा है k टाइम्स द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट v इक्वल्स टू ki वेयर k इज द डार्सीज कोएफिशिएंट। तो अगर मैं बात करूं सर देखो एक्चुअल वेलोसिटी जो मेरे पास है एट विच वाटर इज मूविंग थ्रू एन एक्विफर सच दैट एन एवरेज द वेलोसिटी एट विच ए ट्रेसर वुड मूव थ्रू ए परमेबल मीडियम इज गिवन बाय। तो जो एक्चुअल वेलोसिटी से मूव करेगा ये तो हमारे पास है डिस्चार्ज वेलोसिटी, जिससे पानी फ्लो कर रहा है, लेकिन वॉइड में जो हमारे पास पानी जाएगा उसकी अगर बात करूंगा वो जो हमारे पास एक्चुअल वेलोसिटी होगी वो होगी हमारे पास डिस्चार्ज वेलोसिटी अपॉन पोरोसिटी।
इस पर्टिकुलर वेलोसिटी से मूव करेगा या फिर फॉलो करेगा कौन, ट्रेसर, उस पर्टिकुलर लिक्विड को, वॉइड को, पोरस को, ठीक है ना, पोरस मटेरियल को, या फिर हम बोल दो एक्विफर को। Hence, in groundwater flow, the velocity with which a tracer would move is the same as the seepage velocity given by Darcy law। तो इसका मतलब जो हमारे पास ट्रेसर होगा, वो सीपेज जो वेलोसिटी है उसको फॉलो करेगा, ना कि डिस्चार्ज वेलोसिटी को, क्योंकि वॉइड जो हमारे पास है उनके थ्रू पास होगा कौन सर, ट्रेसर। कौन, ट्रेसर एक पर्टिकुलर पाथ को फॉलो करेगा, लेकिन कौन से वाले को, सीपेज वेलोसिटी वाले पाथ को। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा सर, सही। क्या हो जाएगा, सही। चलिए बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 52 क्या बोल रहा है, टू हैव जीरो एक्टिव प्रेशर इंटेंसिटी एट द टॉप, टू हैव जीरो एक्टिव प्रेशर इंटेंसिटी एट द टॉप, हमें जीरो एक्टिव प्रेशर इंटेंसिटी चाहिए कहां पे, टॉप पे, ऑफ ए वॉल इन कोहेसिव सॉइल, ठीक है, फुल स्टॉप, मतलब कॉमा, वन कैन अप्लाई ए यूनिफॉर्म सरचार्ज ऑफ इंटेंसिटी, ठीक है। तो ये मेरे पास एक वॉल है सर, ये मेरे पास क्या है, एक वॉल है, और इस पे सरचार्ज जो मेरे पास लगा हुआ है वो कितना लगा हुआ है, क्यू, कितना, क्यू। चलिए बहुत बढ़िया। अगर ऐसा है तो इस वॉल पे जो मेरे पास एक्टिव अर्थ प्रेशर का जो मेरे पास डायग्राम बनेगा वो हमें पता है सर, कुछ इस तरीके से हमारे पास डायग्राम बनेगा, ठीक है ना, ठीक है। अगर एक्टिव प्रेशर इंटेंसिटी विद सरचार्ज क्यू एट टॉप इज कितनी है हमारे पास, एक्टिव, हमारे पास पता है हमें एक्टिव अर्थ प्रेशर क्या होता है, क्यू इंटू के माइनस 2c अंडर रूट में के, ठीक है ना, ये है। लेकिन हमें क्या चाहिए, एक्टिव अर्थ प्रेशर टॉप पे 0, तो अगर मैं इसको 0 के बराबर कर दूं तो मेरे पास क्या हो जाएगा, के इंटू क्यू इक्वल टू 2c अंडर रूट में के। चलिए बहुत बढ़िया। फिर मेरे पास क्यू जो हो जाएगी तो वो मेरे पास क्या हो जाएगा, 2c अंडर रूट में के अपॉन के, ठीक है, यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया, मेरे पास क्या आ गया, 2c अपॉन अंडर रूट में कॉट स्क्वायर tan 45 प्लस 5/2, मतलब कॉट स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 5/2। और हमें पता है सर, हमें पता है कि ये जो हमारे पास है ये क्या हो जाएगा हमारे पास 2c, क्योंकि 1 अपॉन कॉट स्क्वायर है, तो अगर मैं इसका स्क्वायर हटाऊंगा तो कॉट अल्फा हो जाएगा, 1 अपॉन कॉट अल्फा क्या होता है, tan अल्फा। और अल्फा हमें पता है, अल्फा बराबर क्या होता है सर, अल्फा बराबर क्या होता है, 40 डिग्री प्लस 5/2, 40 डिग्री प्लस 5/2। जबकि अगर मैं बात करूंगा ये है मेरे पास किसके लिए, एक्टिव अर्थ प्रेशर के लिए, जबकि अगर मैं पैसिव अर्थ प्रेशर के लिए बात करूंगा तो वहां पे क्या आ जाता है मेरे पास 45 माइनस 5/2, ठीक है ना, बिल्कुल। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आंसर आ चुका है, ये आ चुका है मेरे पास 2c इंटू tan अल्फा, ठीक है ना, बिल्कुल। सॉइल पढ़ाते हैं तब अपन इसको डेरिवेट भी करते हैं, ठीक है ना, बिल्कुल। कितना आ गया, 2c tan अल्फा। इसका मतलब मेरे पास आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा मेरे पास ऑप्शन बी, ठीक है ना, बिल्कुल। डेरिवेशन है एक तरीके से, सरचार्ज जब लगा के कंडीशन उसको कंसीडर करते हैं, ठीक है ना, बिल्कुल। नेक्स्ट है मेरे पास क्या सर, क्वेश्चन नंबर 53, व्हाट शुड बी द मिनिमम डेप्थ ऑफ एक्सप्लोरेशन बिलो एन आइसोलेटेड फुटिंग, बिलो एन आइसोलेटेड फुटिंग। तो अगर मैं बात करूंगा कि कितना हम लोगों को मिनिमम डेप्थ चाहिए एक्सप्लोरेशन की एक आइसोलेटेड फुटिंग के नीचे, एक आइसोलेटेड फुटिंग के नीचे, तो हमें वर्टिकल स्ट्रेस जहां पे वर्टिकल लोड की इंटेंसिटी 20% हो, या अगर मैं बात करूंगा डेप्थ ऑफ एक्सप्लोरेशन शुड बी अबाउट 1.5 टाइम्स द विड्थ ऑफ द स्क्वायर फुटिंग। अगर स्क्वायर फुटिंग है तो हमारे पास कितनी होनी चाहिए, 1.5 गुनी होनी चाहिए, 1.5 टाइम्स होनी चाहिए। कितनी सर, एक्सप्लोरेशन जहां तक अपन गड्ढा करेंगे, या मैं ऐसे बोलूं कि जहां तक हमारे पास फुटिंग जो है वो गढ़ी रहेगी मिट्टी के अंदर, ठीक है ना, बिल्कुल। तो वो हमारे पास कितनी होगी सर, 1.5 गुनी, एंड अबाउट 3 टाइम्स विद द विड्थ ऑफ द स्ट्रिप फुटिंग। अगर स्ट्रिप फुटिंग है उसको 3 गुना हम लोगों को सॉइल से ढकना पड़ेगा, लेकिन अगर मैं बात करूंगा अगर मेरे पास स्क्वायर फुटिंग है तो 1.5 गुने से ही काम चल जाएगा, 1.5 टाइम से ही काम चल जाएगा। किसका, विड्थ का, उसकी का, किसका, विड्थ का, ठीक है ना, प्रोविजन है, ठीक है ना, बिल्कुल। डेप्थ ऑफ एक्सप्लोरेशन का इसका मतलब 1.5 हमारे पास क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 54 क्या बोल रहा है सर, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन विद रिगार्ड टू द फॉलोइंग 2 स्टेटमेंट्स S1 and S2 pertaining to the consolidation in soil, pertaining to the consolidation in soil। ठीक है, पहला पढ़ लेते हैं सर अपन, क्या बोल रहा है, A soil is termed as normally consolidated, if the present effective overburden pressure is less than maximum to which the soil was ever been subjected to in the past। देखो, ओवर कंसोलिडेशन रेशियो जो हमारे पास होता है वो हमारे पास होता है कि पास्ट में कितनी इफेक्टिव स्ट्रेस लगाई गई और प्रेजेंट में कितनी इफेक्टिव स्ट्रेस है, यही होता है, बिल्कुल। तो अगर पास्ट में ज्यादा लगाई गई अभी कम है तो इसका मतलब OCR हमारे पास जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन 1, क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन 1, ठीक है ना, बिल्कुल। अगर उसको बोलेंगे अपन ओवर कंसोलिडेटेड, क्या बोलेंगे, ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल, ठीक है ना, ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल या फिर ओवर कंसोलिडेटेड क्ले, ठीक है ना, बिल्कुल। अगर पास्ट में और अभी बराबर है, अगर पास्ट में और अभी बराबर है इफेक्टिव स्ट्रेस, इसका मतलब ये हो जाएगा मेरे पास OCR इसके लिए 1 हो जाएगा, इसका मतलब नॉर्मली कंसोलिडेटेड क्ले। और अगर
पास्ट में कम था, लेकिन अभी प्रेजेंट में हमारे पास जो प्रेशर इंटेंसिटी है या इफेक्टिव स्ट्रेस जो हमारे पास है, अगर वो ज्यादा है तो इसका मतलब ये कहलाएगा हमारे पास क्या, ये हमारे पास कहलाएगा क्या, OCR हो जाएगा लेस देन 1, और ये हमारे पास कहलाएगा अंडर कंसोलिडेटेड, है ना, क्या कहलाएगा, अंडर कंसोलिडेटेड। तो यहाँ पे ये जो बात बोल रहा है, इस सॉइल इज टर्म्ड एज नॉर्मली कंसोलिडेटेड इफ द प्रेजेंट इफेक्टिव ओवरबर्डन प्रेशर इज लेस देन, प्रेजेंट का हमारे पास लेस है, द मैक्सिमम टू विच द सॉइल वाज ओवरबर्डन इन पास्ट। तो पास्ट में ज्यादा, इसका मतलब OCR की वैल्यू क्या होगी सर जी, पास्ट की ज्यादा, तो OCR की वैल्यू 1 हो गई, और 1 हो गई तो ओवर कंसोलिडेटेड क्ले कहलाएगा, ना कि, या ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल कहलाएगी, ना कि नॉर्मली कंसोलिडेटेड। तो सर बिल्कुल गलत बोल रहा है सर ये। स्टेटमेंट सेकंड क्या बोल रहा है, द लार्जर द वैल्यू ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन, अगर कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन ज्यादा होगा द शॉर्टर इट टेक्स फॉर द फुल कंसोलिडेशन टू अकर। बिल्कुल सही बात है सर। मतलब क्या हुआ इसका, मतलब ये हुआ अगर आपके पास कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन ज्यादा है तो इसका मतलब पानी का एक्सपल्शन जो हो रहा है वो ज्यादा हो रहा है। अगर पानी का एक्सपल्शन ज्यादा हो रहा है कम प्रेशर अप्लाई करने पर या कम लोड पर ही, इसका मतलब अगर कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन ज्यादा है तभी ऐसा होगा, और अगर ये ज्यादा है तो पानी जल्दी बाहर निकल जाएगा। अगर पानी जल्दी बाहर निकल जाएगा, अगर पानी जल्दी बाहर निकल जाएगा, इसका मतलब टाइम क्या लगने वाला है सर, कम लगने वाला है। तो ये सत्य वचन है सर। ये क्या बोल रहा है, बिल्कुल सही बोल रहा है। तो स्टेटमेंट सेकंड क्या हो गया सर, सही हो गया। तो फर्स्ट फास्ट है, सेकंड ट्रू है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा सर। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही। चलिए बहुत बढ़िया। फिर अगर मैं बात करूं, ये पूरा एक्सप्लेनेशन इसका गिवन है जो मैंने बोला अभी तक, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 क्या बोल रहा है, द सेल प्रेशर एंड पोर वाटर प्रेशर इज increased from 0.1 न्यूटन स्क्वायर मीटर या मीटर स्क्वायर टू 0.26 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड 0.07 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर टू 0.15 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर रेस्पेक्टिवली इन द ट्राइएक्सियल टेस्ट फुल स्टॉप द स्कैम्पटन्स पोर प्रेशर इज गिवन बाय। तो सिंपल सी बात है सर, स्कैम्पटन का जो हमारे पास पोर प्रेशर होता है वो हमारे पास होता है डिफरेंस जो हमारे पास होगा किसमें, जो हमारे पास पोर प्रेशर है उसमें डिफरेंस, या जो हमने पोर प्रेशर को इंक्रीज किया है उसका डिफरेंस निकाल लीजिए, और जो हमारे पास सेल प्रेशर है उसका डिफरेंस निकाल लीजिए, दोनों का रेशियो निकाल लीजिए, आप लोगों के पास क्या आ जाएगा आंसर। यही काम किया सर। देखो इसका भी चेंज इन सेल प्रेशर हमने डिफरेंस निकाला इतना आया, चेंज इन पोर प्रेशर का डिफरेंस निकाला हमने वन, तो हमारे पास कितना आ गया सर 0.08, दोनों का अपन ने रेशियो ले लिया, कितना आ गया हमारे पास 0.5, कितना आ गया हमारे पास 0.5। ऑप्शन जो हमारे पास सी है वो क्या हो जाएगा सर जी, सही, ठीक है ना। बेसिक्स का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 56, द अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ ए प्योरली कोहेसिव सॉइल, द अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ ए प्योरली कोहेसिव सॉइल डिपेंड्स ऑन द विड्थ ऑफ द फुटिंग एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डेप्थ ऑफ द फुटिंग। तो सर अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी की अगर बात करेगा ना, ये अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी की अगर ये बात करेगा तो उसका फॉर्मूला जो हमारे पास होता है वो होता है हमारे पास CNC प्लस गामा इंटू DF। क्या होता है, CNC प्लस गामा इंटू DF। तो DF आ गया मतलब डेप्थ ऑफ फुटिंग आ गया, बिल्कुल आ गया। तो इसका मतलब डेप्थ ऑफ फुटिंग पे ये डिपेंड कर रहा है, लेकिन विड्थ ऑफ द फुटिंग पे डिपेंड नहीं कर रहा है। जबकि अगर मैं बात करूंगा नेट बियरिंग कैपेसिटी, अगर ये पूछ लेता, क्या पूछ लेता, नेट बियरिंग कैपेसिटी, तो इसका मतलब वहां पे गामा इंटू DF की टर्म हमारे पास 0 हो जाती है, तो हमारे पास केवल क्या बचता, CNC। तो इसका मतलब अगर क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, अगर नेट बियरिंग कैपेसिटी पूछ रहा है तो इसका मतलब दोनों पे डिपेंडेंट नहीं होगा, और अगर पूछ रहा है क्या अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी तो वो होता है हमारे पास CNC प्लस गामा इंटू DF। इसका मतलब डेप्थ ऑफ फुटिंग पे डिपेंड करेगा। यहाँ पे क्या पूछा है, अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी। क्या पूछा सर, अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी। तो द अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी अगर पूछा है तो इसका मतलब डिपेंड्स ऑन द डेप्थ ऑफ द फुटिंग एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द विड्थ ऑफ द फुटिंग। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही। देखो Q इक्वल्स टू CNC प्लस गामा इंटू DF, और Q नेट जो हो जाएगा हमारे पास वो क्या हो जाएगा, CNC। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 क्या बोल रहा है, द लेबोरेटरी टेस्ट रिजल्ट्स ऑफ ए सॉइल सैंपल आर गिवन बिलो। ठीक है, परसेंटेज फाइनर देन 4.75 mm 60% दे रखा है। इसका मतलब अगर परसेंटेज फाइनर देन 4.75 mm 60% अगर दे रखा है तो इसका मतलब रिटेन्ड जो हमारे पास हुआ यहाँ पे, रिटेन्ड सॉइल जो हमारे पास हुई यहाँ पे वो कितनी हुई, 40% हुई सर। 40% हुई क्या, हाँ सर बिल्कुल हुई। परसेंटेज फाइनर देन 0.075 mm, इससे जो हमारे पास सॉइल पास हुई है, परसेंटेज फाइनर हुआ है, इसका मतलब वो कितना हुआ है सर, 30%। अगर मैं बात करूं तो सर मैंने बोला कि जो मेरे पास ये है, मेरे पास 4.75 mm की सीम, ये है मेरे पास कितने की 4.75 mm की सीम, और इससे नीचे जो मैंने सीम लगा रखी है, ये है सीम मेरे पास सर कितने की, ये है सर मेरे पास
पतली वाली सीप, इसका मतलब ये तो मेरे पास है सर 4.75 mm, ये है मेरे पास 4.75 mm, ठीक है बहुत बढ़िया। ये है मेरे पास 0.075 mm, इतनी है क्या सर? हाँ इतनी है सर, बिल्कुल। तो अब अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन क्या बोल गया सर? क्वेश्चन बोल गया कि इससे नीचे जो मेरे पास परसेंटेज फाइनर है वो कितना है सर? 60% है सर। कितना है? 60%। चलिए बहुत बढ़िया। तो इससे नीचे 60% है, ये परसेंटेज फाइनर है, तो रिटेन कितना हो गया मटेरियल? 40% हो गया सर जी। कितना हो गया? 40%। चलिए बहुत बढ़िया। अब 60% यहां से आया, उसमें से 30% इससे क्या कर गया? पास कर गया। तो 60% इस पे आया और 60% में से 30% क्या कर गया सर? पास कर गया। 60% में से 30% जो है वो क्या कर चुका है? मटेरियल पास कर चुका है। क्या कर चुका है? पास कर चुका है। अब अगर मैं बात करूं तो देखिए यहां पे अगर मैं बात करूंगा तो 4.75 mm से 40% मटेरियल जो मेरे पास किया है वो क्या किया है सर? रिटेन कर रहा है। क्या कर रहा है? रिटेन कर रहा है। तो जो मेरे पास 4.75 mm पे रिटेन करेगा, इसका मतलब वो रिप्रेजेंट करेगा किसको सर? वो रिप्रेजेंट करेगा सर ग्रेवल को। किसको रिप्रेजेंट करेगा? ग्रेवल को। क्योंकि हमें पता है कि 4.75 mm की जो सीव होती है वो ग्रेवल को और सैंड को क्या करती है सर? उसको क्या करती है? डिग्निफाई करती है, नोटिफाई करती है, ठीक है ना? बिल्कुल। तो अगर इससे ऊपर मेरे पास 40% है तो किसको रिप्रेजेंट करेगा? ग्रेवल को, ठीक है। इससे नीचे मेरे पास अगर आएगा तो 60% जो मेरे पास है वो मेरे पास इससे नीचे आया तो ये मेरे पास सैंड होगा, ये बिल्कुल सैंड होगा सर। अब इससे 60% में से भी 30% और नीचे निकल चुका, तो इसका मतलब ये या तो सिल्ट होगा मेरे पास, और या फिर हो सकता है मेरे पास क्या सर जी? क्ले। या फिर मेरे पास क्या हो सकता है? क्ले हो सकता है। ऐसा ही है? हाँ ऐसा ही है सर, ठीक है। ये क्वेश्चन समझा हमने अभी। क्या समझा? क्वेश्चन। तो मैंने बोला परसेंटेज सॉइल रिटेन ऑन 4.75 mm सीव कितना है सर? 40%, ठीक है। 40% मैंने लिख रखा है। सॉइल रिटेन ऑन 75 माइक्रोन सीव के जो मेरे पास है उस पर कितना रिटेन हुआ सर? 75 माइक्रोन की जो सीव है उस पर रिटेन हुआ सर, उस पर रिटेन हुआ 30%। कैसे? क्योंकि यहां से 60% आया तो 30% पास हो गया, तो 30% ही क्या हुआ? इस पे रिटेन हुआ है। ये वाली बात भी सही है, ये वाली बात भी सही है। तो इसका मतलब अब अगर मैं बात करूंगा तो ये जो मेरे पास 75 माइक्रोन की सीव है, इसमें अगर मैं बात करूं तो देखिए ये तो मेरे पास जो है वो 30% है और ये जो मेरे पास है वो कितना है? 40%। इसका मतलब ग्रेवल ज्यादा है किससे? सैंड से। ग्रेवल जो है वो ज्यादा है किससे? सैंड से। तो सॉइल में ग्रेवल तो आएगा ही आएगा। क्यों? क्योंकि ग्रेवल जो है वो ज्यादा है किससे? सैंड से, ठीक है सर। फिर अब मुझे ये तो पता चल गया सर कि इस सैंड में सैंड जो है मेरे पास 30% है जबकि ग्रेवल जो मेरे पास है वो 40% है, तो ग्रेवल मैंने क्या कर दिया? नोटिफाई कि ग्रेवल तो होगा ही होगा, ठीक है ना? बिल्कुल सही है। अब अगर मैं बात करूं, अब मुझे ये नहीं पता चल रहा सर कि नीचे जो मेरे पास सॉइल जा चुकी है वो 30% जा चुकी है, तो वो सिल्ट भी हो सकती है, वो क्ले भी हो सकती है, और वो क्ले भी हो सकती है। चलिए बहुत बढ़िया। तो अगर ऐसा है सर कि सिल्ट भी हो सकती है और क्ले भी हो सकती है, तो देख लेते हैं सर। तो इसके लिए जरूरत पड़ेगी सर अपन को किसकी? प्लास्टिसिटी इंडेक्स की। किसकी? प्लास्टिसिटी इंडेक्स की जरूरत पड़ेगी इस पर्टिकुलर चीज को निकालने के लिए। तो मैंने बोला सर ये ग्रेवल तो हो गया सर। अब फाइननेस की अगर बात करूं, परसेंटेज फाइन मेरे पास है वो कितनी है सर? 30%। कितना है? 30%। अपन को प्लास्टिसिटी इंडेक्स अगर मैं निकालूं सॉइल का, तो लिक्विड लिमिट दे रखी है, प्लास्टिक लिमिट दे रखी है, कितना आ गया? 8%, ठीक है। और ए लाइन की अगर मैं बात करूंगा प्लास्टिसिटी इंडेक्स में, अगर मैं ए लाइन की बात करूं, देखिए ए लाइन की अगर मैं बात करूंगा, ये मेरे पास लाइन है कौन सी? ए लाइन। कौन सी लाइन है? ए लाइन। अब अगर मैं बात करूंगा ए लाइन क्या रिप्रेजेंट करती है सर? ए लाइन ये रिप्रेजेंट कर रही है कि इससे ऊपर होगी मेरे पास क्ले, और इसके नीचे जो मेरे पास होगी वो क्या होगी सर? सिल्ट। क्या होगी? सिल्ट। ऐसा ही है क्या? हाँ ऐसा ही है। तो यही तो मुझे देखना है कि क्ले है या फिर सिल्ट है। तो मैंने बोला आईपी जो मेरे पास आ गया वो 8% आ गया, जबकि ए लाइन के लिए अगर मैं प्लास्टिसिटी इंडेक्स निकालूंगा तो 0.73, लिक्विड लिमिट -20, कितना आ गया? 10.9%, 10.95%। इसका मतलब आईपी जो मेरे पास ए लाइन का है वो ज्यादा है किससे? सॉइल से। आईपी जो मेरे पास ए लाइन का है वो क्या है? ज्यादा है किससे? आईपी जो मेरे पास सॉइल का है, सॉरी आईपी जो मेरे पास सॉइल का है वो कम है किससे? ए लाइन से। किससे? ए लाइन से। तो अगर सॉइल का मेरे पास आईपी कम है ए लाइन से, तो इसका मतलब यहीं पे तो लाई करेगा, ये बिल्कुल यहीं पे लाई करेगा। अगर नीचे लाई करेगा, ए लाइन से नीचे है, तो इसका मतलब क्या है? वो है सिल्ट। क्या है? सिल्ट। तो सिल्ट ज्यादा होगी किससे सर? क्ले से। अगर यही मेरे पास आईपी सॉइल का ज्यादा आ जाता ए लाइन से, तो ये मेरे पास क्ले में चला जाता। किसमें? क्ले में। तो मैंने बोला सर ग्रेवल तो होगा ही होगा, इसके साथ और क्या होगा? सिल्ट होगा। इसके साथ क्या होगा सर? सिल्ट होगा। तो क्या मैं GS नहीं GM
एम, एम से किसको रिप्रेजेंट करते हैं अपन? सिल्ट को। और ये नाम क्या हो जाएगा? सिल्टी ग्रेवल, सिल्टी ग्रेवल, सिल्टी ग्रेवल। तो जीएम इसका आंसर हो जाएगा, जीएम इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन जो हमारे पास ए है वो क्या हो जाएगा सर? सही। क्या हो जाएगा? सही। चलिए बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 58 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लाइन, ए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लाइन लोड ऑफ 500 किलो न्यूटन मीटर इज एक्टिंग ऑन द ग्राउंड सरफेस। ठीक है, एक यूनिफॉर्मली हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेड लाइन लोड है जो कि 500 किलो न्यूटन पर मीटर है, जो कि एक्ट कर रहा है किस पे? ग्राउंड सरफेस पर। ठीक है, बेस्ड ऑन द बोसिनेक थ्योरी द रेशियो ऑफ वर्टिकल स्ट्रेस एट डेप्थ 2 मीटर टू एट डेप्थ 4 मीटर राइट बिलो द लाइन, राइट बिलो द लाइन। तो अगर मैं बात करूं सर, अगर मैं बात करूं बोसिनेक की जो हमारे पास थ्योरी है वो हमें पता है कि स्ट्रेस, वर्टिकल स्ट्रेस की जो हमारे पास किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे, अगर मैं बात करूंगा बोसिनेक की जो हमारे पास थ्योरी है किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे इस तरीके से, बोसिनेक की जो हमारे पास थ्योरी है किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो अगर मैं बात करूंगा ये मेरे पास है x, ठीक है ना। चलिए, तो अगर मैं इसकी बात करूं सर, अगर मैं इसकी बात करूं ये मेरे पास z है, ये मेरे पास क्या है सर? z है, ठीक है ना, डेप्थ पे z। तो अगर मैं बात करूंगा और x मेरे पास कितना, कहां पे लोड लगा रखा है, उसकी डिस्टेंस को अपन क्या बोल रहे हैं? x, ठीक है ना, क्या बोल रहे हैं? x। तो अगर मैं बात करूं सिग्मा z इक्वल टू वर्टिकल स्ट्रेस इक्वल टू क्या है हमारे पास? 2q डैश अपॉन पाई z ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर। अब अगर मैं बात करूं तो वो बोल रहा है कि जस्ट बिलो द लाइन लोड, इसका मतलब जो मेरे पास x है, अगर जस्ट बिलो द लाइन लोड, तो लाइन लोड जहां पे मेरे पास है उसके नीचे ही अगर मैं बात करना चाह रहा हूं, उसके नीचे ही अगर मैं स्ट्रेस की बात करना चाह रहा हूं, तो x की वैल्यू क्या होगी? 0। अगर x 0 हो गया तो अब अगर मैं बात करूंगा तो x अगर 0 हो गया तो यहाँ पे अगर मैं 0 पुट करूंगा तो इसका मतलब ये पूरी की पूरी टर्म क्या हो गई? 1। ये पूरी की ये 0 हो गया, ये 1, ये 1, तो 1 हो गया। तो मेरे पास सिग्मा z इक्वल टू कितना हो गया? 2q डैश अपॉन पाई z। अब तो क्या है सर? रेशियो निकालना है मुझे किस पे? 2 मीटर पे, तो z इक्वल टू 2 मीटर रख देना, और 4 मीटर पे तो z इक्वल टू 4 मीटर रख देना। ये सारी चीजें कांस्टेंट है, तो मैंने बोला 2 डिवाइडेड बाई, अगर मैं बात करूंगा तो ये हो जाएगा मेरे पास क्या? ये हो जाएगा मेरे पास 2q अपॉन पाई z, तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरे पास 1 अपॉन z1 सिग्मा 1 इक्वल टू 1 अपॉन z1 और सिग्मा 2 इक्वल टू 1 अपॉन z2। तो अगर मैं सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 की अगर मैं बात करूंगा तो ये मेरे पास हो जाएगा 1 अपॉन z1 अपॉन 1 अपॉन z2। इसका मतलब सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 जो मेरे पास हो गया वो हो गया मेरे पास z2 अपॉन z1। इसका मतलब ये मेरे पास जो हो जाएगा वो मुझे दे रखा है, ये हो जाएगा 4 मीटर और ये हो जाएगा मेरे पास 2 मीटर। तो आंसर आ गया सर 2, आंसर आ गया 2। चलिए, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा सर जी? सही। क्या हो जाएगा? सही। सही है, बिल्कुल सही है। फिर अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 59, ए सॉइल फॉर्मेशन थ्रू विच ओनली सीपेज इज पॉसिबल। एक सॉइल का जो हमारे पास फॉर्मेशन हुआ है जिस पर केवल और केवल क्या पॉसिबल है सर? सीपेज पॉसिबल है। बीइंग पार्टली परमेबल एंड कैपेबल ऑफ गिविंग इनसिग्निफिकेंटली यील्ड इज क्लासिफाइड एज। देखो हमारे पास अलग अलग सॉइल के फॉर्मेशन होते हैं, जैसे एक्वीफर हो गया हमारे पास, एक्वीक्लूड हो गया हमारे पास, एक्यूटार्ड हो गया हमारे पास, और एक्वीफ्यूज हो गया हमारे पास। एक्वीफर हमारे पास वह सॉइल फॉर्मेशन होता है जहां पे सॉइल जो हमारे पास है वो परमेबल भी है और वो पोरस भी है। सॉइल जो हमारे पास है वो कैसी है? परमेबल भी है और वो क्या है? पोरस भी है। उस पर्टिकुलर फॉर्मेशन को, सॉइल के फॉर्मेशन को अपन क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे अपन एक्वीफर। सॉइल ना तो पोरस है और ना ही परमेबल है, उसको बोलेंगे अपन एक्वीफ्यूज। क्या बोलेंगे सर? एक्वीफ्यूज। ठीक है, रिफ्यूज कर दिया, एक्वीफ्यूज। ना तो पोरस है ना ही परमेबल है। सॉइल अगर हमारे पास कहीं ना कहीं क्या है सर? सॉइल अगर मेरे पास पोरस है बट परमेबल नहीं है तो मैं बोलूंगा क्या? मैं बोलूंगा इसको एक्वीक्लूड। क्या बोलूंगा? एक्वीक्लूड। बात समझ? बिल्कुल। सॉइल पोरस है लेकिन परमेबल नहीं है, क्या बोलूंगा? एक्वीक्लूड। और सॉइल अगर मेरे पास कम पोरस है जैसा कि यहां पे बोल रहा है, तो अगर सॉइल मेरे पास जो है, देखिए एक्यूटार्ड, ये ई गलत है यहाँ पे, एक्यूटार्ड द फॉर्मेशन आर पोरस बट लेस परमेबल। मतलब सॉइल जो मेरे पास है वो पोरस है लेकिन परमेबल क्या है सर? कम है। परमेबल क्या है? कम है। तो उसको मैं बोलूंगा क्या सर? एक्यूटार्ड। एक्वीफ्यूज ना तो परमेबल होगी और ना ही पोरस होगी। ग्रेनाइट और रॉक। एक्यूटार्ड का क्या होगा? सैंडी क्ले। एक्वीक्लूड की अगर मैं बात करूं, क्ले एग्जांपल हो जाता है
इधर जियोलॉजिकल विच आर हाईली पोरस बट इम्परमेबल, लेकिन परमेबल नहीं होगी, और एक्वीफर परमेबल ही होगा और पोरस भी होगा, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं सर, यहाँ पे क्या बोल रहा है, सॉइल फॉर्मेशन थ्रू विच ओनली सीपेज इज पॉसिबल, जहां पे केवल और केवल क्या पॉसिबल है सर, सीपेज पॉसिबल है, बीइंग पार्टली परमेबल, तो परमेबल तो है, तो लेस परमेबल है सर, ये लेस परमेबल है लेकिन पोरस है, तो इसका मतलब अगर मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन एक्यूटार्ड, क्या हो जाएगा, एक्यूटार्ड, मतलब ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए फिर अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 60 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 60, द मिनिमम सीमेंट कंटेंट इन केजी पर क्यूबिक मीटर फॉर प्लेन सीमेंट कॉन्क्रीट, सर पीसीसी की बात कर रहा है ना कि आरसीसी की, प्लेन सीमेंट कॉन्क्रीट रिक्वायर्ड फॉर सीवियर एक्सपोजर कंडीशन एज पर IS 456/2000 इज, एज पर IS 456/2000 इज। तो अगर मैं बात करूंगा मिनिमम सीमेंट कंटेंट की, तो हमें पता है सर पीसीसी के लिए क्या होता है ये, अगर मैं बात करूंगा मिनिमम सीमेंट कंटेंट की, तो सर कंडीशन हमारे पास कौन सी होती है, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर और एक्सट्रीम, और एक्सट्रीम, यही तो होती हैं, बिल्कुल यही होती हैं सर। माइल्ड के लिए कितना हो जाता है 220, मॉडरेट के लिए कितना है हमारे पास 240, सीवियर के लिए कितना है हमारे पास 250 kg पर मीटर क्यूब, वेरी सीवियर के लिए हमारे पास कितना होता है सर 260, और एक्सट्रीम के लिए कितना होता है हमारे पास 280। तो अब देख लीजिए सर किसके लिए बोलना चाह रहा है, अब देख लीजिए सर किसके लिए बोलना चाह रहा है। अब अगर मैं बात करूं किसके लिए बोलना चाह रहा है, तो देखिए ये बोलना चाह रहा है सर सीवियर के लिए, ये बोलना चाह रहा है किसके लिए सर, सीवियर के लिए, और सीवियर के लिए अगर बोल रहा है तो सीवियर के लिए कितना बोला मैंने 250 अगर मैंने बोला है तो ऑप्शन है क्या 250, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा सर, सही हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा सही। देखिए 220, 240, 250, 260 और 280, जबकि आरसीसी के लिए बात करता है 300, 300, 320, 340 और 360, ठीक है ना, बिल्कुल, तो ऑप्शन 250 सही हो जाएगा। पीसीसी के लिए पूछ रहा है, ये वाली ध्यान रखने वाली थी, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 क्या बोल रहा है, द नॉमिनल कवर रिक्वायरमेंट फॉर मीटिंग द ड्यूरेबिलिटी रिक्वायरमेंट्स ऑफ माइल्ड, वेरी सीवियर, मॉडरेट, एक्सट्रीम टाइप्स ऑफ एक्सपोजर आर रेस्पेक्टिवली इन mm। तो अगर मैं बात करूं सर, पहले माइल्ड के लिए पूछ रहा है 20 mm होता है, फिर उसने माइल्ड के बाद मॉडरेट के लिए नहीं पूछा, किसके लिए पूछा है, माइल्ड के बाद अगर मॉडरेट के लिए पूछता तो 30 mm हो जाता है मेरे पास, लेकिन उसके लिए नहीं पूछा, फिर पूछ लिया वेरी सीवियर के लिए। तो देखिए सर माइल्ड के लिए तो होता है मेरे पास 20 mm, सही है। अगर मैं बात करूं देखिए माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर, इसका मतलब मेरे पास हो जाता है, देखो मेरे पास जो होगा वो होगा 20 mm, 30 mm, 45 mm, 50 mm, 50 mm और 75 mm, और 75 mm ये हमारे पास होती है, ठीक है, ये हाँ ये बनी हुई है यहाँ पे 20 mm, 30 mm, 45 mm, 50 mm और 75 mm, ये है हमारे पास माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर और एक्सट्रीम के लिए। अब उसने पहले तो माइल्ड के लिए पूछा है, लेकिन डायरेक्ट उसने कहाँ पे स्विच कर दिया, वेरी सीवियर के लिए, तो आएगा हमारे पास 20, ये पहला हो गया, 20 के बाद हमारे पास जो 50 है, 20 के बाद जो हमारे पास 50 है वो क्या हो जाएगा सेकंड, फिर उसने किसका पूछा है माइल्ड, वेरी सीवियर, सीवियर, तो सीवियर के लिए कितना हो जाएगा 45, ये हो गया थर्ड, फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं मॉडरेट, तो इसका मतलब ये हो गया फोर्थ, और एक्सट्रीम का लास्ट में तो ये हो जाएगा फिफ्थ। तो इसका मतलब 20, 50, 20, 50, 20, 50, 20, 50, 20, 50, सी ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा सर सही, क्या हो जाएगा सही, सही है ना, बिल्कुल सही बात है। चलिए तो अगर ऐसा है सर, तो अगर ऐसा मामला बन रहा है, ऐसा अगर मामला बन रहा है तो ये हो गया ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 62, क्वेश्चन नंबर 62 क्या बोल रहा है सर, द कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट रिक्वायर्ड इन ए प्रोजेक्ट इज 25 मेगापास्कल एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन इन द ऑब्जर्व्ड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एक्सपेक्टेड एट साइट इज 4 मेगापास्कल, ठीक है। द एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द क्यूब्स टेस्टेड एट डिफरेंट वाटर सीमेंट रेशियोज using the same material as is used for the project is given in the table is। तो अब अगर मैं बात करूं सर, ये वाटर सीमेंट दे रखा है और उनके करस्पॉन्डिंग मुझे क्या दे रखा है, एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द क्यूब दे रखी है मुझे 45, 35, 50, 25, 55, 20 और 60, 15 ये दे रखा है मुझे, हाँ ये दे रखा है। अगर ऐसा है तो देखिए क्या होगा। अब अगर मैं बात करूं, मुझे क्या करना चाहिए सर, मुझसे पूछा है कि जो मेरे पास the average compressive strength of the cubes tested at different ठीक है water cement ratios given the same material, ठीक है। और अगर मैं बात करूंगा तो एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो हमारे पास है उसके करस्पॉन्डिंग, और नीचे पूछा, ये पूछा है द वाटर सीमेंट रेशियो इन परसेंटेज राउंड ऑफ टू द लोअर इंटीजर टू बी यूज्ड इन द मिक्स। तो वाटर सीमेंट रेशियो बताइए सर आप, किसके करस्पॉन्डिंग,
किसके करस्पॉन्डिंग, जो हमारे पास कहीं ना कहीं परसेंटेज मिक्स है उसके करस्पॉन्डिंग। तो देखिए अब अगर मैं बात करूं, यहाँ पे मुझे ये एफ सी के दे दिया, ये स्टैंडर्ड डेविएशन दे दिया, तो क्या पहले मैं मीन निकाल लूं। एफ एम इक्वल टू हमें पता है क्या होता है, एफ सी के प्लस 1.65 इंटू सिग्मा, ये दे रखा है मुझे 25 प्लस 1.65 इंटू सिग्मा कितना दे रखा है मुझे 4 मेगा पास्कल, कितना 4 मेगा पास्कल। यहां से अगर मैं सॉल्व करूंगा कितना आएगा यार, ये आया मेरे पास 31.6, कितना आया 31.6। अब क्या करना है सर, ये 31.6 आया, इसके करस्पॉन्डिंग मुझे क्या चाहिए, वाटर कंटेंट, इसके करस्पॉन्डिंग मुझे वाटर कंटेंट चाहिए। जबकि वाटर कंटेंट जो मुझे टेबल में दे रखा है वो दे रखा है सर, मुझे किसके करस्पॉन्डिंग वाटर कंटेंट चाहिए, मुझे चाहिए सर 31.6 के करस्पॉन्डिंग वाटर कंटेंट चाहिए। और 31.6 के करस्पॉन्डिंग अगर वाटर कंटेंट चाहिए तो मुझे दे रखा है 25 और 35 के करस्पॉन्डिंग, तो ये इसके बीच में लाई कर रहा है क्या, हाँ सर इसके बीच में लाई कर रहा है, तो इंटरपोलेशन लगा दो ना, क्या लगा दो, इंटरपोलेशन, इंटरपोलेशन लगा दो और आंसर पा लो, क्या दिक्कत है। इंटरपोलेशन लगाया, क्या पा लिया, आंसर कितना आ गया 46.7%। लेकिन क्वेश्चन में मेंशन है, अब यहाँ पे ऑप्शन जो दे रखा है अपन को 47% भी दे रखा है, 46% भी दे रखा है। उसने बोला है कि आपको जो आंसर टिक करना है वो लोअर इंटीजर जो है उसकी साइड में टिक करना है। तो अगर लोअर इंटीजर की साइड में अगर टिक करना है आंसर, तो जो हमारे पास कहीं ना कहीं फ्रैक्शन है उसको छोड़िए, इंटीजर को पकड़िए। इंटीजर कितना है 46, क्या है 46, इसका मतलब ऑप्शन जो हमारे पास हो जाएगा 46 हो जाना चाहिए सर। ऑप्शन भी ऊपर ही है क्या, तो ऑप्शन हमारे पास बी जो है 46 को क्या हो जाएगा सही। चलिए फिर अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 63 क्या बोल रहा है सर, द मैक्सिमम थ्योरेटिकल डायमीटर इन mm ऑफ स्टील रीइंफोर्समेंट इन ए स्लैब 180 mm थिक स्लैब बी। तो अगर मैं बात करूं मैक्सिमम थ्योरेटिकल डायमीटर पूछ रहा है, हमें पता है सर स्लैब की अगर मुझे थिकनेस दे रखी है तो डायमीटर मैक्सिमम कितना यूज कर सकता हूं मैं, थिकनेस ऑफ द स्लैब बाई 8, इसका मतलब 180/8, इसका मतलब 22.5 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। बेसिक क्वेश्चन है, सी आंसर हो गया, कोई दिक्कत आपत्ति नहीं है। क्वेश्चन नंबर 64, कंक्रीट इन द मेंबर रिप्रेजेंटेड बाय कोर टेस्ट shall be considered acceptable if the average equivalent cube strength of course is equals to at least how many percent या how much percent of the cube strength of the grade concrete specified for the corresponding age। हमें पता है सर कि जो हमारे पास स्ट्रेंथ होती है, जो हमारे पास स्ट्रेंथ ऑफ क्यूब जो हमारे पास होती है वो होती है हमारे पास 1.25 टाइम्स ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ सिलेंडर, या फिर मैं कोर बोल दूं, स्ट्रेंथ ऑफ सिलेंडर या फिर कोर, है ना, बिल्कुल कोर, यहाँ पे सिलेंडर की बोलना चाह रहा है, कभी वही बोलना चाह रहा है। तो अगर मैं बात करूं जो मेरे पास स्ट्रेंथ होगी किसकी, सिलेंडर की, वो होती है हमारे पास लगभग 0.8 टाइम्स ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ क्यूब। इसका मतलब ये होती है हमारे पास लगभग 80 to 85%। तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा सर सही, क्या हो जाएगा सही। चलिए क्वेश्चन नंबर 65, क्वेश्चन नंबर 65, ए reinforced concrete beam is subjected to the following bending moments। मूवमेंट दे रखा है, मूवमेंट ड्यू टू डेड लोड, मूवमेंट ड्यू टू लाइव लोड और मूवमेंट ड्यू टू सीस्मिक लोड। द डिजाइन मूवमेंट फॉर द लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स इज, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स इज, हमें पता है सर डिजाइन लोड का जो हमारे पास कॉम्बिनेशन होता है वो होता है मैक्सिमम ऑफ 1.5 डेड लोड प्लस 1.5 लाइव लोड, 1.5 डेड लोड प्लस 1.5 सीस्मिक लोड प्लस और या फिर और 1.5 डेड लोड प्लस 1.5 लाइव लोड प्लस 1.5 सीस्मिक लोड, तीनों को अपन ने यहाँ पे पुट किया, सारी वैल्यूज कैलकुलेट की, तो इनमें से जो भी मैक्सिमम आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो कौन सा आ रहा है 150, इसका मतलब डिजाइन लोड वुड बी 150, इसका मतलब ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सही है, सही है सर। क्वेश्चन नंबर 66, क्वेश्चन नंबर 66 है ना, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 66 क्या बोल रहा है सर, फॉर बैचिंग 1:2:4 कॉन्क्रीट मिक्स बाई वॉल्यूम द इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर्ड पर बैग 50 kg ऑफ द सीमेंट आर, 50 kg ऑफ द सीमेंट्स आर। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो 1:2, लेकिन बोल किस में रखा है बाई वॉल्यूम। तो हमें पता है सर कि हमारे पास जो 50 kg का सीमेंट का बैग होता है उसका वॉल्यूम होता है हमारे पास 0.35 मीटर क्यूब में बोल दूं, या 0.035 मीटर क्यूब में बोल दूं, या फिर मैं बोल दूं कितना सर 35 लीटर, कितना बोल दूं मैं 35 लीटर। मुझसे भाई वॉल्यूम पूछा है इसलिए मैंने लीटर में कन्वर्ट किया है, अगर मुझसे भाई वेट पूछा होता तब तो कोई मुद्दा ही नहीं था, तब तो कितना हो जाता सिंपल, सीमेंट हो गई 50 kg, सैंड हो गई मेरे पास कितनी 100 kg और कोर्स एग्रीगेट हो गया मेरे पास कितने kg 200 kg, कितने kg 200 kg, कोई कंसर्न नहीं, कोई मुद्दा नहीं। लेकिन लीटर में पूछा है तो इसीलिए अगर मैं बात करूंगा, तो अब अगर मैं बात करूंगा किस किस का रेशो पूछा है, ये रेशो दे रखा है फाइन एग्रीगेट का और कोर्स एग्रीगेट का। तो देखिए सर ये है मेरे पास 1:2:4, अगर लीटर में पूछा है तो ये हो जाएगा मेरे पास 35 लीटर, ये हो जाएगा मेरे पास 70 लीटर और ये हो जाएगा 7 दूनी 14 मतलब 140 लीटर। तो 70 और 140 लीटर्स, इसका मतलब ऑप्शन डी क्या हो जाएगा सर सही, क्या हो जाएगा सही, बिल्कुल सत्य वचन। फिर अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 67, एक कॉलम ऑफ साइज
450 mm and 600 mm has unsupported length of 3 meter and is braced against side sway in both direction according to IS 456 2000, comma, the minimum eccentricities in mm with respect to the major and minor principal axis are principal axis are। तो हम लोगों से पूछा सर मिनिमम eccentricity, हमें पता है सर मिनिमम eccentricity जो हमारे पास होती है, ये मान लीजिए हमारे पास एक सेक्शन है, ये है हमारे पास y y, ये है हमारे पास x x, ठीक है, 450 और 600 mm, ठीक है। अब हमें पता है सर ई मिनिमम eccentricity जो हमारे पास होती है वो होती है मैक्सिमम ऑफ l बाई l अनसपोर्टेड लेंथ ऑफ द सेक्शन l अपॉन 500 प्लस d अपॉन 30 और 20 mm, इन दोनों में से जो भी मैक्सिमम होगा या तो वो, या फिर अगर मैं बात करूं मैं बोल दूं l अपॉन 500 प्लस b अपॉन 30 और 20 mm क्योंकि यहाँ पे जो d रखा है यहाँ पे होता है मेरे पास लीस्ट लेटरल डायमेंशन या लीस्ट लेटरल डायमेंशन। तो इसका मतलब अगर मैं बात करूंगा ये मेरे पास जो होती है अनसपोर्टेड लेंथ और ये मेरे पास क्या होती है लेटरल डायमेंशन, क्या होती है लेटरल डायमेंशन। तो अगर मैं इसकी बात करूं, अगर मैं बात करूंगा तो देखिए अब अनसपोर्टेड लेंथ तो मुझे दे ही रखी है 3 मीटर, इसको मैं mm में कन्वर्ट कर लूंगा, 3000 हो गया, ठीक है। अब अगर मैं x एक्सिस के करस्पॉन्डिंग निकाल रहा हूं तो x के करस्पॉन्डिंग ये, तो इस एक्सिस के करस्पॉन्डिंग ये वाली जो मेरे पास डायमेंशन होगी वो क्या होगी लेटरल डायमेंशन। तो यहाँ पे क्या लेके आऊंगा मैं, यहाँ पे क्या लेके चलूंगा मैं d, तो मैंने बोला 3000/500 प्लस 600 डिवाइडेड बाई 30 कितना आ गया 26 mm, कितना आ गया 26 mm, 26 mm और 20 mm में से कौन सा मैक्सिमम है 26 mm सर, तो बिल्कुल यही होगा, ठीक है ना, x एक्सिस के लिए बिल्कुल। ई मिनिमम y की अगर मैं बात करूंगा तो मैंने बोला 3000/500 प्लस, अब अगर इस एक्सिस के लिए अगर मैं बात करूंगा तो लीस्ट लेटरल डायमेंशन कौन सी होगी सर, यही वाली तो होगी, बिल्कुल यही होगी। तो ये कितना हो गया 450, तो 450 डिवाइडेड बाई 30 कितना आ गया 21, और 21 और 20 में से कौन मैक्सिमम 21, तो 26 और 21 वुड बी द आंसर। 26 21 26 21 26 21 26 21 मतलब ऑप्शन बी क्या हो जाएगा सर सही, क्या हो जाएगा सही। चलिए बहुत बढ़िया, ऑप्शन बी क्या हो गया सही। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 क्या बोल रहा है, टू रेक्टेंगुलर अंडर reinforced concrete beam section X and Y are similar in all aspects except that the longitudinal compression reinforcement in section Y is 10% more. Which one of the following is the correct statement? चलिए बहुत सही है, दो सेक्शन है मेरे पास X और Y, दो सेक्शन है मेरे पास X और Y, उनमें से सेक्शन जो Y है उसमें 10% स्टील ज्यादा डाल दिया, उसमें 10% स्टील ज्यादा डाल दिया, और कौन सी साइड में मतलब कौन सा स्टील डाला है लॉन्गिट्यूडनल कंप्रेशन रीइंफोर्समेंट डाला है, कौन सा लॉन्गिट्यूडनल कंप्रेशन रीइंफोर्समेंट। अब देखो सेक्शन जो मेरे पास Y है उसमें अगर स्टील मैंने ज्यादा डाला, उसमें अगर मैंने स्टील क्या डाला सर ज्यादा डाला, अगर स्टील अगर मैंने ज्यादा डाला है स्टील अगर मैंने ज्यादा डाला है तो क्या उसकी फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ बड़ी होगी, हाँ सर बड़ी होगी। क्या उसकी फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ बड़ी होगी, हाँ सर बड़ी होगी। कैसे सर, अगर आपने स्टील ज्यादा डाला, स्टील अपन इसीलिए प्रोवाइड कराते हैं ताकि फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ क्या हो जाए किसी पर्टिकुलर सेक्शन की बढ़ जाए, हाँ बिल्कुल सही है। फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ का मतलब क्या है, मतलब है रेजिस्टिंग पावर टू डेवलप रेजिस्टिंग पावर टू रजिस्ट बेंडिंग मूवमेंट, तो बेंडिंग को रेजिस्ट करने की पावर डेवलप हो जाएगी उसमें, हाँ हो जाएगी। तो इसका मतलब 22 सेक्शन जो मेरे पास है उसमें बेंडिंग ज्यादा या बेंडिंग को रेजिस्ट करने की पावर ज्यादा, फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ क्या ज्यादा, तो बाई की फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ क्या ज्यादा। तो अगर अपन ऑप्शन की बात करें क्या दे रखा अपन को, सेक्शन ए हैज लेस फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ, हाँ वाई की ज्यादा है तो ए की क्या होगी कम होगी ना, बिल्कुल। अच्छा दूसरा भी चीज दे रखी है क्या, एंड इज लेस डक्टाइल देन सेक्शन वाई, एंड इज लेस डक्टाइल देन सेक्शन वाई। तो सर स्टील उसमें ज्यादा है तो सिंपल सी बात है डक्टिलिटी भी क्या होगी ज्यादा होगी, डक्टिलिटी भी क्या होगी वाई की ज्यादा होगी। तो जो फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ है और जो हमारे पास कहीं ना कहीं डक्टिलिटी है वाई की ज्यादा होगी, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा सही, क्या हो जाएगा सही। और वैसे भी देख सकते हैं कि अगर मेरे पास ये जो सेक्शन है ए और बी, इसका मतलब अगर मैंने यहाँ पे स्टील बढ़ा दी तो इसका मतलब इसकी न्यूट्रल एक्सिस जो है मेरे पास ऊपर क्या हो जाएगी शिफ्ट हो जाएगी तो अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन बन गया, इसका मतलब अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन मेरे पास अगर बन जाएगा ये, तो इसका मतलब रीइंफोर्स मेरे पास जो है मेरे पास है डक्टिलिटी वाई की मोर होगी। और अगर मैं बात करूंगा तो देखिए ये एक्चुअल में ये मेरे पास x है शायद, और ये मेरे पास क्या है y, ये क्या है हमारे पास y। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द मोर कंप्रेशन स्टील इन सेक्शन y, न्यूट्रल एक्सिस ऑफ द सेक्शन ऑफ y इज अबव देन एज x, इट मींस y इज मोर अंडर रीइंफोर्स्ड देन x, ठीक है ना बिल्कुल। तो उसकी डक्टिलिटी क्या होगी सर ज्यादा होगी। चलिए तो अगर मैं बात करूं ये हो गया
फिर अगर हम बात करूं क्वेश्चन नंबर 69, क्या बोल रहा है, द क्रिटिकल बेंडिंग कंप्रेसिव स्ट्रेस इन द एक्सट्रीम फाइबर ऑफ ए स्ट्रक्चरल स्टील सेक्शन इज 1000 मेगापास्कल, फुल स्टॉप, इट इज गिवन दैट द yield strength of the steel is 250 megapascal, width of the flange is 250 mm and the thickness of flange is 15 mm, full stop, as per the provisions of IS 800 2007, the non-dimensional slenderness ratio of the steel cross section is। तो अगर मैं बात करूंगा सर स्लेंडरनेस रेशियो अगर पूछ रहा है किसका, स्टील का, किसका, स्टील का, तो हमें बताया सर IS 800 के अकॉर्डिंग क्या होता है स्लेंडरनेस रेशियो, अंडरवुड में F//FR, मतलब यील्ड स्ट्रेंथ अपॉन क्रिटिकल बेंडिंग स्ट्रेंथ या स्ट्रेस, ठीक है ना, बिल्कुल। दोनों चीजें आपको गिवन है, दोनों चीजें आपने यहाँ पे पुट की, कितना आ गया 0.5, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, कोई शिकवा गिला नहीं, ये ऑप्शन ए क्या हो जाएगा सही। चलिए क्वेश्चन नंबर 70, द मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट फॉर डिजाइनिंग RCC वाटर टैंक, हमें पता है सर वाटर टैंक में मिनिमम ग्रेड जो यूज करते हैं अपन कितना करते हैं M30, कितना M30, मिनिमम सीमेंट कंटेंट जो होगा वाटर कंटेंट के लिए वो कितना 320, कितना 320, मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट फॉर PCC वाटर टैंक के लिए, अगर प्लेन सीमेंट कंक्रीट अगर यूज कर रहे हैं तो M20, अगर RCC यूज कर रहे हैं तो M30, मिनिमम सीमेंट कितना 320, मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो कितना 0.45, मैक्सिमम नॉमिनल कवर कितना दे सकते हैं सर 0.45, मैक्सिमम अलाउड क्रैक विड्थ कितनी होगी हमारे पास 0.2 mm LSM से अगर डिजाइन कर रहे हैं तो, ठीक है ना, बिल्कुल। ये सारे के सारे अपन को क्या दे रखे हैं, प्रोविजन दे रखे हैं अगर हम लोग वाटर टैंक को डिजाइन कर रहे हैं तो। नो पोरस एग्रीगेट शुड बी यूज, बिल्कुल सही है, पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर रिटेनिंग लिक्विड एंड इंक्लूजिंग स्पेस बिटवीन द लिक्विड एंड शुड बी टेकन अंडर सीवियर एक्सपोजर कंडीशन। तो हम लोग वाटर टैंक को जो डिजाइन करेंगे वो किसके लिए डिजाइन करेंगे, सीवियर एक्सपोजर कंडीशन के लिए अपन क्या करके चलेंगे, उसको डिजाइन करके चलने वाले हैं, इसीलिए तो हमारे पास सीमेंट कंटेंट कितना आ रहा है 320, है ना, बिल्कुल। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा सर M30 हो जाएगा इसका तो, है ना, बिल्कुल। तो फिर अगर मैं आगे चलूं क्या बोल रहा है क्वेश्चन, इंक्रीज इन फाइननेस ऑफ सीमेंट, अगर फाइननेस बढ़ाएंगे सीमेंट की तो सर अगर फाइननेस सीमेंट की बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ जो हमारे पास है वो बढ़ेगा। फाइननेस अगर हम लोग सीमेंट की बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ जो हमारे पास है वो बढ़ेगा। एग्जांपल ले लीजिए रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट जो हमारे पास होती है वो मोर फाइन होती है एज कंपेयर टू ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, इसीलिए उसका रेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ बढ़ जाता है। जो काम OPC करेगी 7 दिन में वो करके देगी 3 दिन में, कितने दिन में, 3 दिन में। क्यों, ऐसा क्यों हुआ सर, ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि रेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ जो हमारे पास है वो क्या बढ़ गया, हो गया सर, बढ़ गया, क्या हो गया सर, बढ़ गया। इवोल्यूशन ऑफ हीट जो हमारे पास है वो क्या हो गया, ज्यादा, क्या हो गया, ज्यादा। तो सर फिर तो मौज आ गई, है ना, बात बन गई, बिल्कुल। स्ट्रेंथ हमारे पास क्या मिल रही है, ज्यादा, लेकिन दिक्कत है इसमें क्या, जितनी जल्दी अगर आप लोग स्ट्रेंथ लेने की कोशिश करेंगे वहां पे श्रिंकेज और क्रैकिंग के उतने ही ज्यादा चांस बनेंगे, अगर ऐसा नहीं होता तो हर जगह हम लोग रैपिड हार्डनिंग सीमेंट यूज कर रहे होते, इसलिए इमरजेंसी रोड कंस्ट्रक्शन वर्क में यूज किया था इसको, ठीक है ना, बिल्कुल। तो अगर फाइननेस अगर मैं बढ़ाऊंगा, increases the rate of strength development and leads to the higher shrinkage, है ना, बिल्कुल, यही एक्सप्लेन किया भी मैंने आपको। क्वेश्चन नंबर 72 क्या बोल रहा है, when the deposits of efflorescence is more than 10% but less than 50%, क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा सर मॉडरेट, क्योंकि हमारे पास होता है क्या, स्लाइट, मॉडरेट, हैवी। 10% से कम तो स्लाइट, 10 से 50% तो मॉडरेट, और हैवी हो जाएगा हमारे पास 50% से ज्यादा, इसका मतलब ये हो जाएगा मॉडरेट, क्या हो जाएगा, मॉडरेट, है ना, बिल्कुल। एक सीवियर और होता है, सीवियर में क्या होता है, पूरे का पूरा पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, किसमें, पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट, है ना, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 73, the steps used for changing the direction of the staircase are called as। तो देखो सर staircase जो हमारे पास है, यहाँ पे अगर मैं बात करूंगा staircase ऐसे है हमारे पास, और जैसे ही ये हमारे पास staircase है तो यहाँ पे एक ट्रायंगुलर शेप का अपन क्या प्रोवाइड कर देते हैं सर, एक यहाँ पे कहीं ना कहीं डायरेक्शन चेंज करने के लिए अपन ट्रायंगुलर शेप की जो अपन स्टेयर प्रोवाइड कराते हैं उसी को बोलते हैं अपन वाइंडर, क्या बोलते हैं सर, वाइंडर। तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या सर, वाइंडर, है ना, बिल्कुल, नोट्स में लिखवा भी रखा है, मतलब पढ़ा होगा तो आपने, है ना, बिल्कुल, वाइंडर्स। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 74, इन हार्डवुड एनुअल रिंग्स आर। तो सर अगर मैं सॉफ्ट वुड की बात कर लेता हूं पहले, सॉफ्ट वुड जो मेरे पास होती है उसमें हमारे पास जो एनुअल रिंग्स होती हैं वो होती हैं डिस्टिंक्ट, और जो मेरे पास मेडलरी रेज होती हैं वो भी होती हैं कैसी सर, डिस्टिंक्ट। जबकि अगर मैं बात करूं किसमें, जबकि अगर मैं बात करूंगा हार्डवुड में, तो हार्डवुड में मुझे पाई जाती है सर इनडिस्टिंक्ट एनुअल रिंग्स एंड इनडिस्टिंक्ट मेडलरी रेज, जिसके कारण इनडिस्टिंक्ट होती हैं। इनडिस्टिंक्ट का मतलब एक और निकल के आता है कौन सा, लेस डिस्टिंक्ट, क्या निकल के आता है, लेस डिस्टिंक्ट। तो या तो इनडिस्टिंक्ट बोल दो या फिर क्या बोल दो, लेस डिस्टिंक्ट। और ये कैसी होती हैं सर, फार अपार्ट, दूर दूर होती हैं, कैसी, फार अपार्ट।
जबकि इसके ऑपोजिट होती है कौन सी, सॉफ्टवुड वाली। तो लेस डिस्टिंक्ट एंड नियरर टू ईच अदर नहीं, लेस डिस्टिंक्ट एंड फार अपार्ट, इसका मतलब ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा सर जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 क्या बोल रहा है, द प्लास्टिसाइजर एंड सुपर प्लास्टिसाइजर आर यूज टू, तो सर हमें पता है सर प्लास्टिसाइजर और सुपर प्लास्टिसाइजर किस लिए यूज किए जाते हैं, वाटर सीमेंट रेशियो को कम कर दें, वर्केबिलिटी बढ़ा दें, स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर दें, विदाउट रिडक्शन या विदाउट इंक्रीज इन वाटर, विदाउट रिडक्शन इन वाटर सीमेंट रेशियो, है ना। वाटर सीमेंट को कम किए बिना ही स्ट्रेंथ को बढ़ा दें, वाटर सीमेंट रेशियो को रिड्यूस भी कर दें और वर्केबिलिटी बढ़ा दें, उसी को तो अपन बोलते हैं क्या सर, प्लास्टिसाइजर और सुपर प्लास्टिसाइजर। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा सर जी, सही, बेसिक है बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 76, द सब क्लासिफिकेशन ऑफ द सेडिमेंट्री रॉक्स आर, वॉल्केनिक, प्लूटोनिक, इग्नियस की होती है सर, मैकेनिकल, केमिकल, ऑर्गेनिक, हाँ ये होती है सेडिमेंट्री की, इसकी सेडिमेंट्री की। इंट्रूसिव एक्सट्रूसिव की अगर मैं बात करूंगा, इंट्रूसिव एक्सट्रूसिव की अगर मैं बात करूंगा तो ये भी हमारे पास किसकी है सर, ये भी हमारे पास कहीं ना कहीं जो हमें अर्थ सरफेस के ऊपर मिलती है उसको बोलते हैं अपन एक्सट्रूसिव, और जो हमारे पास कहीं ना कहीं डिपोजिशन या सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा होता है वो अगर अर्थ सरफेस के नीचे अगर हमारे पास होता है तो उसको क्या बोलते हैं सर, इंट्रूसिव। और स्ट्रेटिफाइड अनस्ट्रेटिफाइड किसकी होगी, मेटामॉर्फिक। यहाँ पे अपन से सेडिमेंट्री का पूछा था, कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 77, द रीडिंग ऑफ डिफरेंशियल मैनोमीटर, द रीडिंग ऑफ डिफरेंशियल मैनोमीटर, द रीडिंग ऑफ डिफरेंशियल मैनोमीटर of a benchrometer placed at 145 degree to the horizontal is 11 centimeter। बहुत बढ़िया। if the benchrometer is turned to the horizontal position the manometer reading will be, सर मैनोमीटर मल्टी टैलेंटेड इंसान होता है जो कि लो प्रेशर हाई प्रेशर, ठीक है ना, लो प्रेशर हाई प्रेशर सबको मेजर कर देता है, ठीक है ना, एयर की लिक्विड की सबका मेजर करता है कौन, मैनोमीटर, ठीक है ना, बिल्कुल। और मैनोमीटर पे फर्क नहीं पड़ता सर, आप उसको इंक्लाइन रख दो या फिर हॉरिजॉन्टल प्लेस कर दो, उसको फर्क नहीं पड़ता, रीडिंग सेम देता है। इसका मतलब ना तो 0 होगा, ना ही 11.2 होगा, ना ही 11√2 होगा। आंसर कितना रहेगा सर, सी रहेगा। क्या रहेगा, सी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 78, फॉर ए स्टेबल इक्विलिब्रियम मेटा सेंटर ऑफ द बॉडी शुड बी, मेटा सेंटर ऑफ द बॉडी शुड बी, है ना। मेटा सेंटर जो मेरे पास होना चाहिए इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए वो अबव होना चाहिए किससे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से, जबकि सेंटर ऑफ बायंसी क्या होना चाहिए, नीचे। तो मेटा सेंटर पूछा है तो क्या होना चाहिए अबव, क्योंकि जीएम जो मेरे पास ज्यादा होगा तो इसका मतलब एम इज अबव जी, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम जीएम इक्वल्स टू 0 तो एम कॉन्साइड विद जी, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, और जीएम इज लेस देन 0 तो एम इज बिलो जी, तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इसका मतलब ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सही। क्या हो जाएगा, सही। नेक्स्ट अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं, क्वेश्चन नंबर 79, द फ्लो इन ए पाइप इज नीदर लेमिनार नॉर टर्बुलेंट व्हेन रेनॉल्ड्स नंबर इज, ठीक है, ना तो लेमिनार ना ही टर्बुलेंट, तो क्या हो गया, ट्रांजिशन फ्लो। क्या हो गया, ट्रांजिशन फ्लो। ऐसा ही है क्या, बिल्कुल ऐसा ही है सर। अगर ये बोल रहा है कि ना तो लेमिनार हो ना ही टर्बुलेंट हो तो क्या बच गया, ट्रांजिशन, तो ट्रांजिशन होगा। और ट्रांजिशन जो हमारे पास है वो 2000 से 4000 के बीच में लाई करता है, तो 2000 से चाहे ये लेस देन 2000 नहीं, और ये 2000 से 28, हाँ ये ऑप्शन हो जाएगा। ये मोर देन 2800 दे रखा है तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 80, विच नोच इज प्रेफरेबल फॉर लो फ्लो रेट्स, रेक्टेंगुलर, ट्रायंगुलर, बोथ रेक्टेंगुलर एंड ट्रायंगुलर। नहीं सर, देखो सर अगर मैं रेक्टेंगुलर नोच अगर मैं यूज कर रहा हूँ या बियर अगर मैं यूज कर रहा हूँ तो देखिए यहाँ पे जो मेरे पास फ्लो होगा वो कुछ इस तरीके से मेरे पास, मतलब पूरा का पूरा एरिया कवर होगा। अगर मेरे पास डेप्थ ऑफ फ्लो जो है वो क्या है, कम, तो यहाँ पे मेजरमेंट सही से नहीं कर पाऊंगा लो फ्लो रेट का। जबकि अगर मैं ट्रायंगुलर सेक्शन अगर मैं यूज करता हूँ तो इसका मतलब यहाँ पे अगर इतनी ही डेप्थ का, सेम डेप्थ का वाटर अगर यहाँ पे होगा तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी, ज्यादा, क्योंकि क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो कैसा है, वेरिंग क्रॉस सेक्शन एरिया है। तो लो मेजरमेंट या लो फ्लो रेट्स के लिए अपन यूज करेंगे ट्रायंगुलर सेक्शन को, लिखवा भी चुका हूं नोट्स में, ठीक है ना, किसको, ट्रायंगुलर सेक्शन को। चलिए बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 81, ए फ्लूइड इन विच shear stress is more than the yield value, shear stress is more than the yield value and is proportional to the rate of shear strain is known as। तो देखो सर आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड की अगर मैं बात करूँ तो इक्वेशन जो मेरे पास होती है shear stress की वो होती है मेरे पास टॉ इक्वल्स टू टॉ नॉट प्लस म्यू du अपॉन dy। अब ये जो टॉ नॉट है मेरे पास, ये है सर मेरे पास yield stress, ये मेरे पास क्या है, yield stress। तो उसने बोला है कि मेरे पास वह फ्लूइड जिसमें shear stress जो होगी वो yield stress से ज्यादा होगी। तो सर सिंपल सी बात है, इसमें मैं कुछ ऐड कर रहा हूं, इसमें यील्ड स्ट्रेस में अगर मैं कुछ ऐड कर रहा हूं तो ये वैल्यू मुझे ज्यादा ही मिलेगी ना। तो टॉ जो मुझे मिलेगा वो ज्यादा मिलेगा किससे, टॉ नॉट से। तो ये कंडीशन क्या हो गई, फुलफिल। ए फ्लूइड इन विच शियर स्ट्रेस इज मोर देन द यील्ड वैल्यू, तो यील्ड वैल्यू से क्या होगी, शियर स्ट्रेस ज्यादा हो गई, ज्यादा हो गई, बिल्कुल हो गई। और फिर बोल रहा है क्या, एंड इज प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ
shear strain, तो ये जो मेरे पास है du upon dy, ये मेरे पास क्या है सर, shear strain, तो इसके भी क्या है सर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो du upon dy रेट ऑफ shear strain और वेलोसिटी ग्रेडियंट, तो इसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सो आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 82 क्या बोलता है, एट द सेंटर लाइन ऑफ ए पाइप फ्लोइंग अंडर प्रेशर वेयर द वेलोसिटी ग्रेडियंट इज जीरो, वेयर द वेलोसिटी ग्रेडियंट इज जीरो, कॉमा द shear stress will be, the shear stress will be, बिल्कुल जो हमारे पास पाइप फ्लो जो कंडीशन होती है हमारे पास, उसके लिए shear stress कैलकुलेट करते हैं अपन, तो shear stress कैलकुलेट होकर डेरिवेट होकर क्या आती है हमारे पास, ये तो एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी है, shear stress कहाँ है हमारे पास, टॉ इक्वल्स टू माइनस dp अपॉन dx इंटू r/2 है ना, बिल्कुल। और यहाँ पे अगर मैं बात करूंगा सर हमारे पास वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का, देखो ये मेरे पास सर्कुलर पाइप, ये मेरे पास क्या है shear stress वेरिएशन, और ये मेरे पास क्या है वेलोसिटी वेरिएशन। shear stress वेरिएशन जो मेरे पास है, देखो shear stress सेंटर पे क्या होती है सर, जीरो, तो सेंटर पे shear stress अगर जीरो है तो सेंटर पे ही तो पूछ रहा है वो, तो क्या हो जाएगी जीरो, क्या हो जाएगी जीरो, जबकि अगर वेलोसिटी ग्रेडियंट अगर पूछता सेंटर पे तो क्या हो जाती है सर, मैक्सिमम हो जाती है, जो कि 2 टाइम्स होती है किसके, यू एवरेज या एवरेज वेलोसिटी के, बिल्कुल सारी की सारी कंडीशन है स्टैंडर्ड कंडीशन। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूंगा तो वो बोल रहा है वेयर द वेलोसिटी ग्रेडियंट इज जीरो, तो वेलोसिटी ग्रेडियंट जहां पे मेरे पास जीरो होगी, वेलोसिटी ग्रेडियंट जहां पे मेरे पास जीरो होगी, इसका मतलब ये मेरे पास जहां पे जीरो होगी प्रेशर ग्रेडियंट या वेलोसिटी ग्रेडियंट, तो वहां पे shear stress भी क्या होगी सर, जीरो, क्या होगी जीरो, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी, कौन सा हो जाएगा, सी। चलिए फिर अगर मैं बात करूं सर क्वेश्चन नंबर 83, कंसीडर द गिवन स्टेटमेंट्स with respect to the most economical section of a rectangular channel and select the correct option। सर अगर मोस्ट इकोनॉमिकल चैनल सेक्शन अगर आपको चाहिए तो आपको पता है कि पेरीमीटर इज टू बी मिनिमम, पेरीमीटर इज टू बी मिनिमम, और अगर मैं बात करूं किसके अकॉर्डिंग सर, अगर मैं बात करूं मान लीजिए मैनिंग्स के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं, तो मैनिंग्स के अकॉर्डिंग जो मेरे पास फॉर्मूला होता है वो होता है मेरे पास q इक्वल्स टू 1/n इंटू a की पावर 2/3 इंटू r की पावर 1/2, ऐसा ही है क्या, ऐसा ही है, ऐसा ही है, ऐसा ही है। अगर ऐसा है तो सर ये a जो मेरे पास होगा मतलब सॉरी हाँ ये अगर जो मेरे पास होगा, तो अगर मैं बात करूं तो r जो मेरे पास है वो मेरे पास क्या है, r है मेरे पास हाइड्रोलिक रेडियस, जो कि मेरे पास होगा एरिया टू द वेटेड पेरीमीटर। मैं जो बताना चाह रहा हूँ आपको वो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि पेरीमीटर अगर मैं मिनिमम रखूंगा तो मुझे डिस्चार्ज क्या मिलेगा सर, मैक्सिमम, डिस्चार्ज मुझे क्या मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा, तो इसका मतलब डिस्चार्ज मुझे मैक्सिमम मिलना चाहिए, वेटेड पेरीमीटर इज टू बी मिनिमम, ई एंड बी बोथ आर करेक्ट, इसका मतलब बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू, सी ऑप्शन इज द करेक्ट, सी स्टेटमेंट वुड बी द करेक्ट, बात समझ आई, ठीक है। फिर अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 84 की, वाटर जिसका हम लोग को यूनिट वेट जो दे रखा है वो कितना दे रखा है, 9.879 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, flows with a flow rate of 0.3 meter cube per second through a pipe AB of 10 meter length and of uniform cross section, full stop, the end B is above end A and the pipe makes an angle of 30 degree to the horizontal, ठीक है, full stop, for a pressure of 12 kilonewton per meter square at the end B, comma the corresponding pressure at the end A is सर कुछ नहीं है, क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक सा है। देखो ये आपके पास एक पाइप है जो कि 10 मीटर लंबा है, यहाँ पे प्रेशर आपको दे रखा है, आई थिंक प्रेशर एट द पॉइंट ए फॉर प्रेशर ऑफ 12 किलोमीटर एट द एंड बी, यहाँ पे आपको प्रेशर गिवन है, यहाँ पे आपसे प्रेशर पूछा है, पी ए आपसे पूछा है, चलिए तो क्यों ना इन दोनों के बीच में बर्नौली लगा दी जाए, बिल्कुल लगा दीजिए सर, कोई शिकवा गिला नहीं है। पॉइंट ए और पॉइंट बी पे अगर मैं बात करूंगा तो क्या मेरे पास बर्नौली अगर मैं लगाऊंगा तो हमें पता है बर्नौली की जो स्टैंडर्ड हमारे पास इक्वेशन है वो क्या है, पी अपॉन रो जी में बोल दूं या गामा बोल दूं, क्योंकि यूनिट वेट जो मेरे पास है वो रो इंटू जी के बराबर होता है, तो पी अपॉन गामा प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2g प्लस जीरो, क्योंकि यहाँ पे डेटम क्या होगा सर, जीरो होगा यहाँ पे ए पॉइंट पे, तो बिल्कुल इक्वल्स टू यहाँ पे प्रेशर अपॉन गामा ऑफ वाटर प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2g, ये दोनों बराबर ही होंगे तो ये जीरो हो गया, प्लस जेड। अब जेड जो मेरे पास होगा वो इंक्लाइंड नहीं होगा सर जी, जेड जो मेरे पास होगा वो क्या होगा, वर्टिकल, जेड जो मेरे पास होगा वो क्या होगा सर, वर्टिकल होगा। तो अगर जेड वर्टिकल होगा तो सर अगर ये हमारे पास 10 है तो अगर मैं इसका वर्टिकल कंपोनेंट ब्रेक करूंगा तो ये मेरे पास कितना होना चाहिए, ये होना चाहिए मेरे पास 10, इसका वर्टिकल कंपोनेंट अगर मैं ब्रेक करूंगा तो ये मेरे पास होना चाहिए सर कितना, 10 sin 30, और sin 30 हमारे पास होता है कितना, sin 30 होता है हमारे पास 1/2, तो ये हो गया 5 मीटर, कितना हो गया सर जी, 5 मीटर। तो अगर ये 5 मीटर हो गया, देखिए इक्वेशन ये बन जाएगी, वी स्क्वायर से वी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, वो जीरो हो गया, तो पी इक्वल टू पीवी प्लस गामा जेड गामा डब्ल्यू इंटू जेड, पीवी ये दे रखा है, गामा ये दे रखा है, जेड हमारे पास 5 सेंटीमीटर आ गया, सॉरी 5 मीटर कर दिया क्या मैंने, ये आ जाएगा हमारे पास 5 सेंटीमीटर,
बस यहाँ पे पुट किया अपन ने, पुट करने के बाद निकाला, पीए हमारे पास कितना आ गया 61.4 किलो न्यूटन मीटर स्क्वायर, इसका मतलब 61.4, डी ऑप्शन करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 85, द फ्रिक्शन ड्रैग इज प्राइमरली ड्यू टू, फ्रिक्शन ड्रैग जो मेरे पास होता है, फ्रिक्शन ड्रैग जो हमारे पास होता है वो कहां पे देखने को अगर मिलता या कहां पे अकर होता है, अगर ये क्वेश्चन पूछता तो आप लोग टिक करते बाउंड्री लेयर थ्योरी। क्या टिक करते सर? बाउंड्री लेयर थ्योरी। लेकिन फ्रिक्शन ड्रैग जो है वो किसके कारण अकर होता है अगर ये पूछे तो सर शियर स्ट्रेस के कारण। किसके कारण? शियर स्ट्रेस के कारण। जब आप हवा में चलते हो तो आपके ऊपर जो एयर जो फोर्स लगाती है तो वो क्या लगा रही है सर? आपको रेजिस्ट कर रही है, वो फ्रिक्शन क्रिएट कर रही है। क्या क्रिएट कर रही है? फ्रिक्शन क्रिएट कर रही है। तो इसका मतलब फ्रिक्शन अगर है तो शियर स्ट्रेस है, फ्रिक्शन अगर है तो शियर स्ट्रेस है। इसका मतलब ये पूछा है कि फ्रिक्शन ड्रैग जो होता है वो किसके कारण होता है, तो किसके कारण? शियर स्ट्रेस जनरेटेड ड्यू टू विस्कस एक्शन। तो इसका मतलब विस्कोसिटी जितनी ज्यादा होगी उतनी शियर स्ट्रेस ज्यादा होगी, और जितना शियर स्ट्रेस ज्यादा होगी उतना ही फ्रिक्शन ड्रैग क्या होगा सर? ज्यादा होगा। जबकि अगर पूछता कि किस में अकर होता है तो सेपरेशन ऑफ बाउंड्री लेयर आप लोग मार्क करते। चलिए फिर अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 86, द काइनेमेटिक सिमिलरिटी बिटवीन मॉडल एंड प्रोटोटाइप इज सिमिलरिटी ऑफ। तो काइनेमेटिक सिमिलरिटी जो हमारे पास होती है, देखो हमारे पास तीन तरह की सिमिलरिटी होती है। कौन कौन सी? अगर मैं फ्लूइड में, मॉडल में और प्रोटोटाइप में अगर मैं बात करूं, तीन तरीके की सिमिलरिटी अपन को देखने को मिलती है। कौन कौन सी? ज्योमेट्रिकल, काइनेमेटिक और डायनामिक। कौन कौन सी? ज्योमेट्रिकल, काइनेमेटिक और डायनामिक। ज्योमेट्रिकल जो होती हैं वो शेप से रिलेटेड होती हैं, शेप एंड साइज से रिलेटेड। काइनेमेटिक जो हमारे पास होती हैं वो रिलेटेड होती हैं सर किससे? मोशन से। किससे? मोशन से, मूवमेंट से। जबकि अगर मैं बात करूंगा डायनामिक की, तो डायनामिक जो हमारे पास होती हैं वो रिलेटेड होती हैं सर किससे? फोर्स से। किससे? फोर्स से। किसके? प्रोटोटाइप और मॉडल। प्रोटोटाइप और मॉडल। तो ये हो जाएगा हमारे पास, काइनेमेटिक पूछा है तो ये हो जाएगा हमारे पास मोशन या फिर डिस्चार्ज, ऑप्शन बी। चलिए बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 87 क्या बोल रहा है? A 30 meter steel tape was standardized at 20 degrees Celsius. Full stop. The tape was used when the ambient temperature was 40 degrees Celsius. A 30 meter length was length measured with the tape will actually be taken. Coefficient of expansion of the tape material is this one. हमें पता है सर क्या कि डेल्टा एल जो एक्सपेंशन होगा उसमें वो कितना होगा? एल अल्फा डेल्टा टी। एल कितना सर? 30 मीटर। ठीक है। अल्फा कितना है हमारे पास? अल्फा है हमारे पास 15 इंटू 10⁻⁻⁶ और टी कितना है? 40 - 20। ये हो गया हमारे पास 20। ये कितना हो गया हमारे पास? ये हो गया 9। ये इंटू 10⁻⁶। तो ये मेरे पास कितना आ गया? ये आ गया मेरे पास 9 इंटू 10⁻�6 आ गया मेरे पास। हाँ आ गया। ये आ गया मेरे पास, तो सॉरी 3 आ गया मेरे पास। हाँ तो ये आ गया मेरे पास कितना? 0.009 मीटर। और कितना क्या पूछा है कि जो मेरे पास क्या पूछा सर? टेप एक्चुअली विल बी। तो अब टेप कितने का है? तो सर इतना एक्सपेंशन हुआ है, पहले 30 मीटर की थी तो कितने की होगी? 30.009। तो बी ऑप्शन क्या हो गया? सही। 88, the whole circle bearing of a line AB is 50 degree and line BC is 120 degree. Full stop. The deflection angle at B from AB to BC is तो अगर ऐसे कुछ बात बोल रहा है, तो मैंने बोला ये है स्टेशन A, होल सर्कल बियरिंग ऑफ लाइन AB इज 50 डिग्री, 50 डिग्री दे रखा है। तो इसका मतलब ये मेरे पास ऑप्शन ये जो दे रखा है वो कितना? 50 डिग्री। ठीक है। फिर उसके बाद बोल रहा है होल सर्कल बियरिंग ऑफ लाइन BC इज 120 डिग्री। इसका मतलब इसको यहाँ पे मुड़ना पड़ेगा। तो ये मेरे पास जो हो गया वो मेरे पास कितना हो गया सर? 120 डिग्री। ये स्टेशन बी है, ये स्टेशन बी है। ठीक है। द डिफ्लेक्शन एंगल एट बी फ्रॉम AB टू BC। अब देखो डिफ्लेक्शन एंगल क्या होता है हमारे पास? डिफ्लेक्शन एंगल क्या होता है हमारे पास? तो अगर डिफ्लेक्शन एंगल की अगर मैं बात करूं, तो ये जो मेरे पास प्रीसीडिंग लाइन है, इस लाइन को अगर मैं एक्सटेंड करूं, तो ये जो मेरे पास एक्सटेंडेड लाइन है, और जो मेरे पास डाइवर्टेड लाइन है, उनके बीच का जो एंगल होगा मेरे पास वो क्या होगा सर? ये एंगल होगा मेरे पास डिफ्लेक्शन एंगल। ये एंगल मेरे पास क्या होगा सर? डिफ्लेक्शन एंगल। तो अगर ये एंगल मेरे पास डिफ्लेक्शन एंगल है, ये एंगल अगर मेरे पास डिफ्लेक्शन एंगल है तो वो क्या जाएगा सर? अब देखिए ये मेरे पास अगर 50 डिग्री है तो ये एंगल भी कितना हुआ? 50 डिग्री हुआ। क्या हुआ? 50 डिग्री। ये एंगल 50 डिग्री, ये पूरा कितना? 120 डिग्री। तो 120 में से 50 गया, माइनस हुआ, कितना बचा? 70। तो इसका मतलब डिफ्लेक्शन एंगल कितना आ गया? 70 डिग्री। चलिए यही कर रखा है सर। क्वेश्चन नंबर 89,
क्वेश्चन नंबर 89, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्मॉलेस्ट रीडिंग दैट कैन बी नोटेड ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ लेबलिंग? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्मॉलेस्ट रीडिंग दैट कैन बी नोटेड ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ लेबलिंग? तो अगर मैं बात करूंगा सर स्टाफ जो हमारे पास है, उस स्टाफ की अगर मैं बात करूंगा, स्टाफ का जो लीस्ट काउंट होता है सर वो होता है मेरे पास 5 mm। तो लेबलिंग के दौरान जो भी मैं मेजरमेंट कर सकता हूँ स्टाफ पे, वो मैं कर सकता हूँ मेजरमेंट कितना, स्मॉल जो यूनिट में मेजर कर सकता हूँ वो कितनी है सर, 5 mm। ठीक है ना, बिल्कुल। चलिए फिर अगर मैं बात करूंगा क्वेश्चन नंबर 90, क्वेश्चन नंबर 90 जो मेरे पास है वो क्या है सर, एक्सकेवेशन इज टू बी मेड, excavation is to be made for a reservoir measuring 20 meter long, 12 meter wide at the bottom, ठीक है, and 2 meter deep, full stop. The side slopes are to be 1:1 and the top to be flush with the ground which is level in the vicinity as per the Prismoidal formula. The volume of the excavation will be. तो देखो, अब देखो प्रिज्मोइडल फॉर्मूला अगर मुझे लगाना है तो मिनिमम जो मुझे एरिया चाहिए, मिनिमम एरियाज जो मुझे चाहिए वो कितने चाहिए सर जी, वो मुझे चाहिए 3, तभी लग पाएगा कौन सा फॉर्मूला, प्रिज्मोइडल फॉर्मूला। कौन सा, प्रिज्मोइडल फॉर्मूला, ठीक है। अब जो बॉटम की मुझे जो दे रखा है, बॉटम की जो मुझे डायमेंशन दे रखी है, ये 12 मीटर दे रखी है, ठीक है, और ये मुझे कितनी दे रखी है सर, विड्थ 20 मीटर, ठीक है। तो यहाँ से ये A1 एक एरिया तो मेरे पास बॉटम का हो गया इस एक्सकेवेशन का, हाँ सर हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं, अब मुझे क्या दे रखा है सर, मुझे क्या दे रखा है कि ये डेप्थ जो मेरे पास है टोटल, वो डेप्थ है मेरे पास कितनी, 2 मीटर। डेप्थ मेरे पास कितनी है सर, 2 मीटर। तो अगर मैं बात करूंगा सर लेट अज्यूम कॉमन इंटरवल जो है मेरे पास वो कितना है सर, 1 मीटर है। कितना है, 1 मीटर, ठीक है ना। मतलब अगर मैं बात करूंगा कि मेरे पास जो 3 मुझे चाहिए, तो कॉमन इंटरवल मैंने कितना मान लिया दोनों के बीच में, 1 मीटर मैंने मान लिया, ठीक है। सो नंबर ऑफ प्लेन्स और लेवल जो मेरे पास होंगे वो किसके बराबर होंगे, मेरे पास डेप्थ ऑफ एक्सकेवेशन अपॉन डी प्लस वन। मतलब ये मेरे पास जो आ जाएगा वो मेरे पास कितना आ गया सर, ये मेरे पास आ गया टोटल जो मेरे पास डेप्थ जो थी मेरे पास कितनी थी, 2 मीटर, और ये मेरे पास कितना है 1 मीटर, और ये मेरे पास कितना 1। तो मुझे 3 में डिवाइड करना पड़ेगा, वो मुझे पता भी है सर, 3 में मैंने डिवाइड पहले ही बता दिया आपको कि प्रिज्मोइडल फॉर्मूला कब लगेगा, जब मेरे पास कितने नंबर ऑफ प्लेन होंगे, 3। कितने होंगे, 3। मेरे पास क्रॉस सेक्शन एरिया कितने होंगे, 3। तो अगर मैं बात करूंगा सर डायमेंशन अगर मैं निकालूंगा तो ये मेरे पास पहला जो मेरे पास एरिया है, ये मेरे पास है सर कितना, 20 मीटर। ये मेरे पास डायमेंशन है 20 मीटर, ये मेरे पास है 22 मीटर। अगर इसके करस्पॉन्डिंग अगर मैं जाऊंगा, डेप्थ अगर मुझे दे रखी है और स्लोप मुझे कितनी दे रखी है सर, 1:1। स्लोप मुझे कितनी दे रखी है, 1:1। स्लोप मुझे जो दे रखी है वो 1:1 दे रखी है। तो इसके करस्पॉन्डिंग अपन क्या निकाल लेंगे, इसके करस्पॉन्डिंग अपन टॉप का एरिया निकाल लेंगे, टॉप का एरिया या टॉप की डायमेंशन अपन निकाल लेंगे, ठीक है ना, बिल्कुल। अगर मैं बात करूंगा सर, अगर ये मेरे पास जो है, देखिए ये है मेरे पास 12 मीटर, ठीक है ना। इससे ऊपर वाला जो मेरे पास एरिया होगा, मेरे पास वो कितना होगा सर, 2 मीटर मुझे ऐड करना है, 2 मीटर मुझे ऐड करना है, इंटरवल इतना ही है। तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास 14 मीटर, और 2 मीटर मुझे इसमें ऐड करना है, तो ये कितना हो जाएगा 22 मीटर। फिर 2 मीटर का इंटरवल मैंने लिया, तो उससे ऊपर वाला जो सेक्शन होगा वो कितना होगा मेरे पास, 22 मीटर में मैंने ऐड किया तो वो हो गया मेरे पास 24 मीटर। इसमें अगर मैंने 2 मीटर ऐड किया तो ये कितना हो गया मेरे पास 16 मीटर। तो 3 सेक्शन मुझे मिल चुके हैं, कितने कितने मीटर के इंटरवल पे, 1 मीटर का इंटरवल मेरे पास था, और 2 मीटर का मेरे पास क्या आ जाएगा, उसमें लेंथ में और ब्रेड्थ में क्या आ जाएगा, गैप। किसके अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग मैंने कन्वर्ट कर लिया। 1 मीटर का जो इंटरवल है इसके अकॉर्डिंग मैंने क्या कर लिया सर, कन्वर्ट कर लिया, ठीक है ना, बिल्कुल। अब मैंने एरिया निकाल लिया, तो तीनों मेरे पास जो एरिया आ गए, A1 मेरे पास ये आ जाएगा, A2 मेरे पास ये, और A3 मेरे पास ये। प्रिज्मोइडल फॉर्मूला जो आ जाएगा वो क्या होता है सर हमारे पास, D/3। तो इंटरवल जो मेरे पास है वो कितना है सर, 1 मीटर। तो 1/3 फर्स्ट एरिया प्लस लास्ट एरिया प्लस 4 टाइम्स ऑफ इवन एरियाज प्लस 2 टाइम्स ऑफ ऑड एरियाज। तो ऑड एरियाज का कोई मतलब ही नहीं है, पहला तीसरा लास्ट एरिया प्लस 4 टाइम्स ऑफ इवन एरियाज, कितना आ गया 618.66। और इसका मतलब ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है ना, बिल्कुल। यहाँ पे आप लोग ये ज्योमेट्री लगाओगे, ज्योमेट्री लगा के आप लोग क्या निकाल लोगे, यहाँ पे एरियाज निकाल लोगे अलग अलग। मतलब ये जो डायमेंशन है इसको आप स्लोप से क्या कर लोगे, कन्वर्ट, ठीक है ना, बिल्कुल। फिर अगर मैं बात करूंगा तो बॉडिस जो हमारे पास रूल है, बॉडिस रूल इज ऑल्सो टर्म्ड एज, बॉडिस रूल जो हमारे पास होता है सर कंपास रूल बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, कंपास रूल, ठीक है ना, बिल्कुल। ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 92 क्या बोल रहा है सर, ड्यूरिंग ए लेवलिंग वर्क अलोंग ए फॉलिंग ग्रेडियंट यूजिंग ए डंपी लेवल एंड ए स्टाफ, during a leveling work along a falling gradient using a dumpy level
and a staff of 3 meter length. The following successive readings were taken: 1.785, 2.935, 0.360, 1.320. What will be the correct order of booking these 4 readings in the level book? बैक साइड, इंटरमीडिएट साइड और फोर साइड. देखो सर, देख लेते हैं. पहली रीडिंग हमेशा बैक साइड, ठीक है. उसके बाद दूसरी रीडिंग इंटरमीडिएट भी हो सकती है और क्या हो सकती है, क्या हो सकती है, फोर साइड भी हो सकती है. लेकिन इससे आगे जो रीडिंग है वो इंक्रीज नहीं हुई, वो डिक्रीज होंगी. इसका मतलब इंस्ट्रूमेंट क्या हो चुका है, चेंज. क्या हो चुका है, चेंज. तो ये हो गई मेरे पास कौन सी रीडिंग, ये मेरे पास हो गई कहीं ना कहीं बैक साइड. इसके बाद ये जो मेरे पास हो गई वो मेरे पास क्या हो गई सर, फोर साइड, क्योंकि यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट क्या हो चुका है, चेंज. अब ये जो मेरे पास हो जाएगी ये अगेन बैक साइड हो जाएगी मेरे पास, और ये जो मेरे पास हो जाएगी वो अगेन क्या हो जाएगी, फोर साइड. तो मेरे पास बैक साइड, बैक साइड, फोर साइड, बैक साइड, फोर साइड, बैक साइड, फोर साइड, बैक साइड, फोर साइड. ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 93. द विड्थ ऑफ द कैरेज वे फॉर 2 लेन विद रेज्ड कर्व्स. अगर कर्व को मैं रेज कर दूं तो स्टैंडर्डाइज्ड बाय इंडियन रोड कांग्रेस इज गिवन बाय. सर अगर कर्व को अपन नहीं कंसीडर करेंगे तो हमारे पास जो आईआरसी के अकॉर्डिंग विड्थ ऑफ द 2 लेन रोड जो हमारे पास होती है वो होती है 7 मीटर. लेकिन यहाँ पे बोल रखा है रेज्ड कर्व, तो कितनी हो जाएगी, 7.5 मीटर. कितनी हो जाएगी, 7.5 मीटर. आप लोगों ने देखा होगा आईआरसी के अकॉर्डिंग सिंगल लेन के लिए कितनी 3.75, डबल लेन के लिए कितनी 7 मीटर, डबल लेन विद कर्व के लिए कितनी 7.5 मीटर, मल्टी लेन्स के लिए कितनी 3.5 मीटर पर लेन, और इंटरमीडिएट लेन के लिए कितनी सर 5.5 मीटर. कितनी 5.5 मीटर. चलिए क्वेश्चन नंबर 94 क्या बोलता है, द प्रोविजन ऑफ ट्रैफिक सिग्नल्स एट इंटरसेक्शन रिड्यूस द राइट एंगल एंड रियर एंड कोलिजन. नहीं सर, जो हमारे पास इंटरसेक्शन प्रोवाइड किया जा रहा है यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि जो हमारे पास देखिए अगर मैंने इंटरसेक्शन प्रोवाइड कराया है तो इंटरसेक्शन अगर मैंने प्रोवाइड कराया है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है सर कि यहाँ से अगर कोई व्हीकल है मेरे पास, तो ये जो मेरे पास व्हीकल है और ये जो मेरे पास व्हीकल है, तो ये व्हीकल इधर नहीं जा सकता. अगर इसके लिए रेड लाइट है और इसके लिए ग्रीन है तो ये इधर चला जाएगा, तो राइट एंगल कोलिजन तो हमारे पास बच गया. लेकिन ऐसा हो सकता है कि येलो और अम्बर लाइट जो अपन ने प्रोवाइड कराई है उसके कारण ये व्हीकल या तो इसको क्रॉस करे तो आगे वाले व्हीकल में यहाँ पे जाके भिड़ जाए, या फिर इसको क्रॉस ना करे, एकदम से ब्रेक लगा दे तो पीछे वाला जो मेरे पास व्हीकल है वो क्या कर दे, एकदम से इससे आके टकरा जाए. तो ये राइट एंगल जो मेरे पास कोलिजन है उससे तो कम कर रहा है, लेकिन हो सकता है कि इंक्रीज कर दे किसको, इंक्रीज कर दे किसको, रियर एंड कोलिजन को. तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा सर, करेक्ट. ठीक है ना, बिल्कुल. फिर अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 95 क्या बोलता है, इन सिग्नल डिजाइन एज पर इंडियन रोड कांग्रेस द सिग्निफिकेंस इंडियन रोड कांग्रेस if the sum as the ratio of the normal flows to the saturation flow of 2 direction traffic flow is 0.5. मतलब हम लोगों को जो गामा y दे दिया वो कितना दे दिया सर, 0.5. ठीक है, बहुत बढ़िया. एंड द टोटल लॉस टाइम L इक्वल्स टू कितना दे दिया अपन को, 10 सेकंड. चलिए बहुत बढ़िया. द ऑप्टिमम साइकिल लेंथ सी नॉट पूछ रहा है, तो सी नॉट हमारे पास हमें पता है ऑप्टिमम साइकिल लेंथ एज पर वेबस्टर क्या होता है, सी नॉट इक्वल्स टू 1.5 L प्लस 5/1 माइनस y. तीनों चीजें दे रखी हैं, आपने वहां पे पुट की, आपके पास आंसर आ गया 40 सेकंड. कितना आ गया, 40 सेकंड. Question number 96 CBR. In CBR, the test the value of CBR is calculated. दोनों पे both 2.5 and 5 mm penetration. बहुत बढ़िया. Question number 97. A state highway road is to be constructed with bitumen concrete pavement of width 7 meter wide and a camber of 1 in 50 is provided. What is the rise of crown with respect to the edges? With respect to the edges. तो हमें पता है सर हमारे पास जो rise of crown होता है H इक्वल टू वो होता है हमारे पास W/2n. कितना होता है, W/2n. तो विड्थ जो हमारे पास दे रखी है वो कितनी दे रखी है सर अपन को, 7 मीटर दे रखी है. तो 7/2 इंटू और n कितना हमारे पास 50. इसका मतलब ये हो गया हमारे पास 7/100. 7/100 इसका मतलब ये आ गया हमारे पास 0.07. कितना आ गया 0.07, मतलब 2 बार लगा दी मैंने, 0.07. इसका मतलब ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, सही. क्या हो जाएगा, सही. ठीक है ना, बिल्कुल. और अगर मैं बात करूंगा तो इससे भी आप लोग निकालोगे 2x² से, तो यही आंसर आएगा. ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 98. एज पर IRC व्हाट शैल बी द मैक्सिमम लेंथ ऑफ ट्रक एंड ट्रेलर कॉम्बिनेशन ऑफ द रोड व्हीकल. सर ट्रैक्टर विद ट्रेलर की अगर मैं लेंथ की बात करूंगा तो वो होता है सर मेरे पास 18 मीटर. कितना, 18 मीटर. IRC इसको ही रिकमेंड करके मैक्सिमम लेंथ जो मान के चलता है वो कितनी मान के चलता है, 18 मीटर, जिसमें एक ट्रैक्टर और ट्रॉली को कंसीडर करके चलता है 18 मीटर. ठीक है ना, बिल्कुल. चलिए क्वेश्चन नंबर 80 था ना, हाँ ठीक है. क्वेश्चन नंबर 99. When the bituminous surfacing is done on already existing blacktop road or over existing cement concrete road, the type of treatment to be given as. तो existing अगर already road या existing road जो मेरे पास blacktop है उसके ऊपर जो हम लोग surface कहीं बचाते हैं
देखो कोई भी रोड अगर बनाया जा रहा है तो जो हमारे पास WBM है उसके ऊपर जो पहले बिटुमिनस की लेयर डाली जाती है उस लेयर को बोलते हैं पर क्या, प्राइम कोट। क्या बोलते हैं, प्राइम कोट। रोड की जो हमारे पास सरफेस है उस सरफेस के ऊपर जो हम लोग कहीं ना कहीं बिटुमिनस की सरफेस बिछाते हैं उसको बोलते हैं अपन क्या, सील कोट। क्या बोलते हैं, सील कोट, है ना। अलग अलग फंक्शन के लिए अपन प्रोवाइड कराते हैं। और अगर मैं बात करूं कि रोड की, अगर रोड खराब हो चुका है उसका मेंटेनेंस अगर आप कर रहे हो तो ऊपर की सरफेस लेयर आपने हटाई और सरफेस लेयर हटाने के बाद अब आपने जो बिटुमिन बिछाया है, अब आपने जो नीचे वाली लेयर पे बिटुमिन बिछाया उसके ऊपर दोबारा जो सरफेस लेयर आप डाल रहे हो उसको बॉन्ड बनाने के लिए जो अपन कोट प्रोवाइड करते हैं उसको बोलते हैं टैग कोट। क्या बोलते हैं, टैग कोट, जो कि एग्जिस्टिंग रोड सरफेस के ऊपर बिछाई जाती है तो वो जाएगा क्या, टैग कोट। ठीक है, ऑप्शन ए। चलिए बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 100, शतक लगाने वाले हैं सर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अच्छा क्वेश्चन तो 40 से स्टार्ट होते हैं ना, चलिए कोई बात नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन नॉट बी यूज्ड टू डिस्क्राइब द फ्री फ्लो स्पीड UF ऑफ ए ट्रैफिक स्ट्रीम। सर फ्री फ्लो स्पीड या फ्री मीन वेलोसिटी, फ्री फ्लो स्पीड या फिर फ्री मीन वेलोसिटी अकॉर्डिंग टू द ग्रीन शील्ड मॉडल, अकॉर्डिंग टू द ग्रीन शील्ड मॉडल, ये हमारे पास वह स्पीड होती है जब हमारे पास ट्रैफिक डेंसिटी जो हमारे पास होगी वो क्या होनी चाहिए, हमारे पास मिनिमम। क्या होनी चाहिए सर, मिनिमम। तो ट्रैफिक डेंसिटी जो हमारे पास मिनिमम होगी या फ्लो जो हमारे पास होगा अगर नेग्लिजिबल होगा उस पर जो मुझे स्पीड मिलेगी उसको मैं बोलूंगा फ्री फ्लो स्पीड या फिर फ्री मीन वेलोसिटी। इसका मतलब ऑप्शन ए जो हमारे पास है, सॉरी हाँ, जब अगर मैं बात करूं क्या बोल रहा है, कैन नॉट बी यूज डिस्क्राइब फ्री फ्लो स्पीड। ठीक है, तो मैंने बोला सर ये, हाँ ये रहा ना ग्रीन शील्ड, ये है ग्रीन शील्ड। तो जब मेरे पास, अगर मैंने बात की सर ये है मेरे पास जाम डेंसिटी, तो जब मेरे पास ये जाम डेंसिटी मेरे पास क्या होगी सर, 0 होगी। जब ये मेरे पास ट्रैफिक डेंसिटी जब मेरे पास 0 होगी तो इसका मतलब तब मेरे पास जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी सर, फ्री मीन वेलोसिटी। क्या होगी, फ्री मीन वेलोसिटी। ठीक है ना, बिल्कुल। तो यहाँ पे डेंसिटी जो मेरे पास होगी वो क्या होगी सर, नेग्लिजिबल। डेंसिटी जो मेरे पास होगी वो क्या होगी सर, नेग्लिजिबल होगी। तो डेंसिटी अगर मेरे पास नेग्लिजिबल होगी तो अगर u इज द स्पीड व्हेन फ्लो इज नेग्लिजिबल, तो ये तो सही बात है। u इज द स्पीड व्हेन द डेंसिटी इज नेग्लिजिबल, u इज द स्पीड व्हेन डेंसिटी इज नेग्लिजिबल, ये भी सही बात है। u इज अफेक्टेड बाय ज्योमेट्री एंड द सरफेस कंडीशन ऑफ द रोड, ये भी सही बात है। u इज द स्पीड एट विच फ्लो इज मैक्सिमम एंड डेंसिटी इज ऑप्टिमम, तो ये गलत बात है सर। मतलब ये तीनों गलत बात है और इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये सही बात है क्योंकि इसने क्या पूछा है, गलत पूछा है सर। क्या पूछा है, गलत। ठीक है ना, बिल्कुल ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। Question number 101, plate bearing test with a 20 centimeter diameter plate on soil subgrade yielded a pressure of 1.25 into 10 to the power 5 Newton per meter square at 0.5 centimeter deflection, full stop. What is the elastic modulus of the subgrade? What is the elastic modulus of the subgrade? As we know that कि डेल्टा इक्वल टू हमारे पास क्या होता है सर, अगर मैं बात करूं किसके लिए, अगर मैं बात करूंगा सर प्लेट बियरिंग टेस्ट के लिए, तो वो होता है हमारे पास 1.18, हाईवे में पढ़ते हैं अपन, डेल्टा इक्वल टू 1.18 PA अपॉन E। ये है मेरे पास रेडियस ऑफ द प्लेट। रेडियस ऑफ द प्लेट कैसे निकल के आएगी सर, डायमीटर जो मुझे दे रखा है 10 सेंटीमीटर दे रखा है, तो रेडियस कितनी आ जाएगी इसकी, आधी। ये इसकी आधी आ गई, यहाँ पे मैंने पुट की सारी चीजें और मैंने क्या निकाल लिया सर, यहाँ पे मैंने पुट की सारी चीजें और मैंने क्या निकाल लिया सर, यहाँ से E कैलकुलेट कर लिया मैंने। E मेरे पास आ गया 29.5 इंटू 10 पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसका मतलब 29.5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। चलिए ऑप्शन बी वुड बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर है मेरे पास कौन सा, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास मेन, चलिए मेन मैकेनिज्म फॉर प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर इन स्लो सैंड फिल्टर। तो कौन सी मेन मैकेनिज्म होती है हमारे पास प्योरिफिकेशन की स्लो सैंड फिल्टर में, तो हमें पता है सर सेमेडेक लेयर बनती है किसमें, स्लो सैंड फिल्टर में, जो कि रेस्पॉन्सिबल होती है किसके लिए, फिल्ट्रेशन के लिए। किसके लिए, फिल्ट्रेशन के लिए। या मेन मैकेनिज्म जो हमारे पास होती है स्लो सैंड फिल्टर में जो कि प्योरिफिकेशन ज्यादा देती है और रेट ऑफ फिल्ट्रेशन जो हमारे पास कम करती है, वो होती है हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ सेमेडेक लेयर, फॉर्मेशन ऑफ सेमेडेक लेयर। ठीक है ना, क्या लिखा है, फॉर्मेशन ऑफ जिलेटियस लेयर और बायोफिल्म कॉल्ड द हाइपोजियल लेयर और सेमेडेक लेयर इन द टॉप फ्यू मिलीमीटर्स ऑफ द फाइन सैंड लेयर। ठीक है ना, बिल्कुल 10 से 20 दिन में बनती है, तो क्या उनसे होगी, सेमेडेक लेयर। ठीक है ना, बिल्कुल ऑप्शन ए। चलिए फिर अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 103, क्या बोल रहा था, इक्वेशन कंसिस्ट ऑफ टू स्टेटमेंट, वन लेवल्ड एज assertion A एंड द अदर एज रीजन R. While laying a sewer line, the socket end of a sewer is kept facing the downward slope in the trench. नहीं सर, upward slope in the trench.
जब भी हम लोग सीवर लाइंस को अपन अलाइन कर रहे हैं तो सॉकेट एंड जो हमारे पास होता है, इसमें सॉकेट हमारे पास लगा होता है, उसको हमेशा और हमेशा हम लोग अपवर्ड स्लोप की तरफ फेसिंग करके रखते हैं, अलाइन करके रखते हैं। तो ये क्या हो गया हमारे पास गलत, ठीक है। द सॉकेट एंड बीइंग हैवी विल स्लाइड डाउन द स्लोप इफ इट फेसेस डाउनवर्ड स्लोप। तो ये रीजन जो है वो सही है कि अगर सॉकेट जो मेरे पास एंड है अगर वो हैवी होता है सर, तो अगर उसको मैं स्लाइड डाउन वाली साइड में अगर मैं रखूंगा तो वो नीचे क्या कर जाएगा, स्लाइड कर जाएगा। तो रीजन सही है सर, लेकिन असर्शन क्या है, गलत। तो असर्शन गलत, रीजन सही, असर्शन गलत, रीजन सही। ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है क्या? अच्छा सी तक दे रखे हैं यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, असर्शन सही, असर्शन गलत और रीजन सही। ऑप्शन डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही। चलिए नेक्स्ट है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 104, ऑक्सीडेशन डिच, आरबीसी, रोटेटिंग बायोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्टर और स्लज डाइजेशन टैंक, स्लज डाइजेशन टैंक। तो अगर मैं बात करूं सर ये किस किस पे बेस्ड हैं, तो सर मुझे पता है, आपको पता है, ऑक्सीडेशन जो पॉइंट होता है हमारे पास, ऑक्सीडेशन जो हमारे पास पॉइंट होता है उसकी अगर मैं बात करूंगा ऑक्सीडेशन पॉइंट की, तो ऑक्सीडेशन जो हमारे पास पॉइंट है पहले मैं बात कर लेता हूं सर किसकी। देखो जो मेरे पास ऑक्सीडेशन पॉइंट है, जो मेरे पास आरबीसी है, ये दोनों ही कैसे हैं, ये दोनों ही मेरे पास एरोबिक हैं। लेकिन उनमें से आरबीसी जो मेरे पास है वो अटैच्ड ग्रोथ सिस्टम होता है या अटैच्ड कल्चर होता है। जबकि अगर मैं बात करूंगा ऑक्सीडेशन पॉइंट की, ऑक्सीडेशन डिच की, तो ये जो मेरे पास होता है वो होता है सस्पेंडेड ग्रोथ सिस्टम या सस्पेंडेड कल्चर। इसका मतलब इसका ए हो गया। और स्लज डाइजेशन टैंक जो घरों में होता है, स्लज डाइजेशन टैंक, वो होता है सर एनएरोबिक बैक्टीरिया। क्या होता है, एनएरोबिक बैक्टीरिया। तो ए का हो जाएगा सर बी, ए का हो जाएगा सेकंड, मतलब ए का सेकंड, और बी का थर्ड और ए का फर्स्ट। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा सर, सही। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सही, ठीक है ना, बिल्कुल। इसकी ट्रिक भी होती है एक याद करने की, है ना, नोट्स में लिखवाई थी मैंने, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 105, क्वेश्चन नंबर 105, What is the theoretical oxygen demand milligram per liter of a glucose solution of concentration 500 मिलीग्राम, ठीक है ना। नोट्स का क्वेश्चन है सर, ठीक है ना, बिल्कुल। हर एक के लिए हम लोगों ने क्या निकाली थी, थ्योरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड मिलीग्राम पर लीटर में ऑफ ए ग्लूकोज सॉल्यूशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन 500 मिलीग्राम पर लीटर। तो देखिए अगर मैं इसकी बात करूंगा, हमें पता है सर थ्योरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड, तो देखिए क्या होगा सर, ये इक्वेशन जो होती है हमारे पास ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज की, वो कितनी होती है सर, हमें पता है ग्लूकोज क्या होता है, C6H12O6 प्लस 6O2, ये हमें क्या देगा 6H2O प्लस 6CO2। मॉलिक्यूलर वेट अगर मैं निकालूंगा ग्लूकोज का तो 180 ग्राम हमारे पास आता है। मॉलिक्यूलर वेट अगर मैं निकालूंगा ऑक्सीजन का कितना आता है हमारे पास, 32 ग्राम। अब ये मत पूछना सर, ये मतलब कराया हुआ है नोट्स में, एक तो ये वाली बात, और बाहर वाले जो बच्चे हैं तो मॉलिक्यूलर वेट तो आपको निकालना आता ही होगा, है ना। हाँ, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ग्लूकोज अगर मैं इसकी बात करूंगा, देखो कार्बन का कितना होता है मेरे पास, कार्बन का होता है मेरे पास 12, और 6 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा 12 × 6। हाइड्रोजन का 1, 12 से मल्टीप्लाई किया, ऑक्सीजन का 16 और 6 से मल्टीप्लाई किया। इस तरीके से हमारे पास मॉलिक्यूलर वेट इसका आ गया। मॉलिक्यूलर वेट हमारे पास ऑक्सीजन का कितना आ गया, 32 ग्राम। तो यहां से मुझे क्या पता चल रहा है कि एक मोल जो मेरे पास है ग्लूकोज का, एक मोल जो मेरे पास है किसका, ग्लूकोज का, वो ऑक्सीजन के कितने मोल दे रहा है मुझे, वो ऑक्सीजन के मुझे कितने, उसके लिए एक मोल ग्लूकोज के लिए ऑक्सीजन के कितने मोल रिक्वायर्ड है, 6 मोल। 1 मोल ऑफ ग्लूकोज रिक्वायर 6 मोल ऑफ ऑक्सीजन टू ऑक्सीडाइज। हेंस 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज रिक्वायर होगा किसके लिए सर, रिक्वायर 6 × 32, क्योंकि ऑक्सीजन तो कितनी है सर 32 ग्राम है एक मोल, जबकि कितने मोल रिक्वायर है सर 6 मोल। तो 180 ग्राम अगर एक मोल है हमारे पास, तो इसको रिक्वायर है कितनी ऑक्सीजन, 6 × 32, तो ये हो गया हमारे पास 192 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन टू ऑक्सीडाइज। तो अगर मैं बात करूंगा 500 मिलीग्राम पर लीटर ग्लूकोज रिक्वायर है, तो इसका मतलब 192/180 × 500, तो कितना आ गया सर 533.33 मिलीग्राम पर लीटर, है ना। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, अपन ने कईयों का करके देखा था ये, ठीक है ना, उसमें से ग्लूकोज का पूछ लिया यहाँ पे, तो ठीक है। कौन सा हो गया, ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 106 क्या है, ए हॉरिजॉन्टल फ्लो प्राइमरी क्लैरिफायर ट्रीट्स वेस्ट वाटर इन which 10%, 60% and 30% of particles have settling velocity of 0.1 mm per second, 0.2 mm per second and 1 mm per second respectively, full stop. What would be the total percentage of particles removed if clarifier operates at a surface overflow rate SOR of 43.2 मीटर क्यूब पर मीटर स्क्वायर डे, ठीक है ना, पर डे। तो अगर ये पूछ रहा है तो देखो सरफेस ओवरफ्लो रेट जो हमारे पास है V0, वो अपन को गिवन है, ठीक है ना, ठीक है कितना 43.2 मीटर पर डे। मैंने इसको कन्वर्ट कर लिया किसमें, mm पर सेकंड में, कितना आ गया 0.5 mm पर सेकंड। पार्टिकल्स
विच हैव सेटलिंग वेलोसिटी मोर देन सरफेस ओवरफ्लो रेट विल बी 100% रिमूव। जिस पार्टिकल की हमारे पास सेटलिंग वेलोसिटी ज्यादा होगी सरफेस ओवरफ्लो रेट से, इसका मतलब 100% वो क्या हो जाएगा सर, रिमूव हो जाएगा। अदर पार्टिकल्स आर रिमूव्ड इन द रेशियो ऑफ Vs अपॉन V नॉट। मतलब सेटलिंग वेलोसिटी टू द जो हमारे पास ओवरफ्लो रेट है उसका जो रेशियो होगा उसमें क्या करेंगे सर, रिमूव करेंगे। तो टोटल परसेंटेज ऑफ पार्टिकल्स रिमूव्ड जो हमारे पास होगी, टोटल परसेंटेज ऑफ पार्टिकल्स जो हमारे पास रिमूव होगी वो क्या होगी सर, कितने कितने परसेंट दे रखे मुझे, तो कितने कितने परसेंट दे रखे मुझे, देखिए 30% जो हमारे पास पार्टिकल है उसकी सेटलिंग वेलोसिटी कितनी, 30 इंटू 1, 30 इंटू 1, 60 इंटू 0.1 और 10 इंटू 0.2, 10 इंटू 0.2 और ओवरफ्लो रेट मेरे पास कितना है सर, V नॉट 0.5, तो उससे मैंने डिवाइड किया, तो डिवाइड करने के बाद ये सारा काम जब मैंने किया, सॉल्व किया इसको, तो कितना आ गया मेरे पास 56%, कितना आ गया 56%। तो ऑप्शन मेरे पास हो जाएगा 56%, इसका मतलब ऑप्शन बी हो जाएगा सर, क्या हो जाएगा बी, ऑप्शन क्या हो जाएगा बी। अरे चलिए क्वेश्चन नंबर 107 क्या बोल रहा है, मिनिमम डेली फ्लो अकरिंग थ्रू द सीवर ड्यूरिंग नाइट आर मे बी अज्यूम। मिनिमम डेली फ्लो जो अकर होगा थ्रू द सीवर ड्यूरिंग नाइट आर वो क्या होगा हमारे पास, तो हमें पता है सर मिनिमम डेली फ्लो जो हमारे पास होता है वो होता है सर 2/3 ऑफ एवरेज डेली फ्लो। क्या होता है 2/3 ऑफ एवरेज डेली फ्लो। डिजाइन ऑफ सीवर में अपन पढ़ते हैं कि मिनिमम डेली फ्लो जो हमारे पास होता है वो 2/3 होता है एनुअल एवरेज डेली फ्लो का। मिनिमम जो हमारे पास घंटे का जो फ्लो होता है, मिनिमम आर्ली फ्लो जो हमारे पास होता है वो हाफ होता है कितना, मिनिमम डेली फ्लो का, और मिनिमम जो हमारे पास आर्ली फ्लो होता है 1/3 होता है किसका, एनुअल एवरेज डेली फ्लो का। यहाँ पे ऑप्शन जो हमारे पास हो जाएगा वो हो जाएगा, टिक कर दिया मैंने, 2/3 ऑफ एवरेज डेली फ्लो, 2/3 ऑफ एवरेज डेली फ्लो, ठीक है ना, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 108 फॉर मैकेनिकली एरेटेड लेगून्स लेस डिटेंशन टाइम एंड एरियाज आर रिक्वायर्ड बिकॉज। तो जो हमारे पास मैकेनिकली एरेटेड जो लेगून्स होते हैं उसमें लेस डिटेंशन टाइम और एरिया रिक्वायर्ड होता है, क्यों, क्योंकि सर ये जो होते हैं हमारे पास वो ऑक्सीडेशन जो हमारे पास पॉन्ड होता है उससे क्या होंगे सर, डीप, क्या होंगे सर, डीप होते हैं, गहरे होते हैं, ठीक है ना, डीप होते हैं, गहरे होते हैं। इसीलिए अगर मैं बात करूंगा तो जो हमारे पास डिटेंशन टाइम जो लगता है वो क्या लगता है सर, कम लगता है, और डीप है इसीलिए एरिया क्या रिक्वायर्ड होगा, में कम रिक्वायर्ड होगा, ठीक है ना, बिल्कुल। तो ऑप्शन जो हमारे पास है, इनकी डेप्थ जो हमारे पास होती है वो लगभग 2.5 से 4.5 मीटर तक पाई जाती है। कितनी सर, 2.5 से 4.5 मीटर तक, जबकि 1.5 से 2 मीटर तक हमारे पास पाई जाती है लगभग किसकी, ऑक्सीडेशन पॉइंट की, किसकी, ऑक्सीडेशन पॉइंट की। तो डीपर होते हैं सर, तो कहाँ गया ऑप्शन, दीज आर डीपर पॉइंट्स एंड देन ऑक्सीडेशन पॉइंट, ठीक है ना, बिल्कुल। चलिए देखिए इसकी लगभग 2 मीटर के अराउंड, और जबकि अगर मैं बात करूंगा इसका डिटेंशन पीरियड कितना होता है, 2 से 6 वीक, और अगर मैं लेगून्स की बात करूंगा तो इसकी मतलब देखिए 2.5 से 4.5, और इसका कितना होता है हमारे पास डिटेंशन पीरियड 1 से 2 वीक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 109, ए टाउन हैज ए प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन ऑफ 80,000 स्प्रेड ओवर एन 0.6 किलोमीटर स्क्वायर, फाइंड द डिजाइन डिस्चार्ज फॉर द सेपरेट सीवर लाइन बाय अज्यूमिंग रेट ऑफ वाटर सप्लाई ऑफ 200 लीटर पर कैपिटा पर डे, and out of this total supply only 75% reaches in sewer as watershed, full stop, assume a peak factor of 2, assume a peak factor of 2। तो अगर मैं बात करूंगा वाटर सप्लाई डिस्चार्ज कितना है सर मेरे पास, वाटर सप्लाई डिस्चार्ज मेरे पास है वो कितना है, देखिए वाटर सप्लाई पॉपुलेशन कितनी है 80,000, और अगर मैं बात करूंगा पर कैपिटा कितना चाहिए, 200 लीटर पर कैपिटा चाहिए, तो कितना हो गया 200 इंटू 80,000 लीटर पर डे, इतना लीटर पर डे चाहिए मुझे, सही बात है। अगर ये चाहिए मुझे, लीटर से मैंने कन्वर्ट कर लिया सर किसमें, लीटर से मैंने कन्वर्ट कर लिया मीटर क्यूब में, ठीक है, और डे से मैंने कन्वर्ट कर लिया किसमें, सेकंड में, तो ये आ गया मेरे पास मीटर क्यूब पर सेकंड। फिर अगर मैं बात करूंगा सीवेज में जो जा रहा है उसमें से वो कितना जा रहा है, वाटर सप्लाई तो इतनी है, उसमें से सीवेज में जो जा रहा है वो कितना जा रहा है 75%, तो उसमें से सीवेज में 75% मैंने ले लिया, कितना आ गया सर, इतने परसेंट आ गया मेरे पास। डिजाइन सीवेज डिस्चार्ज मेरे पास हो गया, ये हो जाएगा पीक फैक्टर इनटू सीवेज डिस्चार्ज, तो पीक फैक्टर 2 दे रखा है, इसमें मल्टीप्लाई किया कितना आ गया 0.28 मीटर क्यूब पर सेकंड। इसका मतलब ऑप्शन जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा डी। चलिए क्या हो जाएगा डी हो जाएगा ना, बिल्कुल हो जाएगा सर, ये हो गया मेरे पास, ठीक है। और फिर अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 110, द क्रिटिकल कंडीशन फॉर स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप ऑफ एन अर्थ डैम एट डाउनस्ट्रीम विल बी, द क्रिटिकल कंडीशन फॉर स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप ऑफ एन अर्थ डैम एट डाउनस्ट्रीम विल बी। तो जो हमारे पास क्रिटिकल कंडीशन होगी डैम के लिए वो हमारे पास क्या होगी, रिजर्वायर एम्प्टी विद मैक्सिमम सीपेज, रिजर्वायर फुल विदाउट पोर प्रेशर, रिजर्वायर फुल विद मैक्सिमम पर्कुलेशन रेट। सर जब हमारे पास रिजर्वायर जो है अगर वो फुल होगा और पर्कुलेशन रेट जो हमारे पास है अगर वो भी क्या है हमारे पास मैक्सिमम है, वो भी हमारे पास क्या है मैक्सिमम है,
तो पर्कुलेशन अगर मैक्सिमम है तो वहां पे हमारे पास, अगर मैं बात करूंगा पर्कुलेशन अगर मेरे पास मैक्सिमम होगा तो वहां पे सीपेज जो है या वाटर जो है वो ज्यादा फ्लो कर जाएगा नीचे से, तो हमारे पास जो नीचे जो हमारे पास डैम के नीचे जो हमारे पास सॉइल है उसमें सेटलमेंट देखने को मिलेगा, सेटलमेंट अगर देखने को मिलेगा तो स्टेबिलिटी लेस होगी। क्या होगी? स्टेबिलिटी लेस होगी। तो रिजर्वायर विद विद मैक्सिमम पर्कुलेशन रेट, ठीक है ना, बिल्कुल। चलिए ऑप्शन सी। फिर अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 111, द मोस्ट सुइटेबल लोकेशन ऑफ ए कैनाल हेड वर्क इज, तो सबसे अच्छी जो लोकेशन होगी कैनाल हेड वर्क की वो क्या होगी? बोल्डर स्टेज ऑफ द रिवर। बोल्डर स्टेज जो हमारे पास होंगे वहां पे बड़े बड़े बोल्डर्स होंगे, हमारे पास स्टोन होंगे, लेकिन वहां पे अगर मैं बात करूंगा बड़े बड़े हमारे पास बोल्डर्स होंगे और स्टेज होंगे, मतलब बोल्डर स्टेज जो हमारे पास होगी रिवर की, वहां पे बड़े बड़े पत्थर हैं। अगर बड़े बड़े पत्थर हमारे पास हैं तो यहाँ पे अगर मैं बात करूंगा यहाँ पे लॉसेस अपन को ज्यादा देखने को मिलेंगे, यहाँ पे लॉसेस अपन को ज्यादा देखने को मिलेंगे। फिर अगर मैं बात करूंगा सर, फिर हमारे पास है, देखिए यहाँ पे रॉकी स्टेज में इन दिस स्टेज रिवर इन हिल्स द बैड स्लोप एंड वेलोसिटीज आर हाई, तो इसीलिए रॉकी यहाँ पे बैड स्लोप और वेलोसिटी हमारे पास हाई होगी। इट इज जनरली नॉट सुटेबल फॉर द लोकेशन ऑफ डाइवर्जिंग हेड्स, तो यहाँ पे वेलोसिटी हमारे पास पानी की जहाँ पे वेलोसिटी कम मिलेगी वहां पे अपन डाइवर्जन हेड प्रोवाइड करेंगे, तो यहाँ पे तो वेलोसिटी क्या है सर रॉकी स्टेज में ज्यादा। बॉर्डर स्टेज में अगर हम बात करूंगा तो इन दिस स्टेज वेट्स एंड द बैंक्स ऑफ द रिवर आर कंपोज्ड ऑफ बोल्डर्स एंड ग्रेवल, बड़े बड़े पत्थर हैं। इन दिस स्टेज सीपेज लॉसेस आर क्या होंगे? हाई, जैसा कि मैंने आपको बताया। ट्रफ स्टेज जो मेरे पास होगी यहाँ पे सीपेज लॉसेस अपन को कम देखने को मिलेंगे। इन दिस स्टेज द क्रॉस सेक्शन ऑफ द रिवर इज मेड अप ऑफ एल्यूवियल सैंड एंड सिल्ट, यहाँ पे सैंड और सिल्ट देखने को मिलेगी। द बैड स्लोप एंड वेलोसिटी आर स्मॉल, तो बैड स्लोप और वेलोसिटी मेरे पास स्मॉल होगी। इन दिस स्टेज सीपेज लॉसेस आर लेस, सो इट इज द मोस्ट सुटेबल लोकेशन ऑफ कैनाल हेडवर्क्स इज, पानी पी लेता हूं यार, इज प्रोवाइडेड। इसीलिए दैट्स वाई द मोस्ट सुटेबल लोकेशन ऑफ कैनाल हेडवर्क्स इन दिस स्टेज, ठीक है। तो यही स्टेज हमारे पास क्या होगी? सबसे ज्यादा सुटेबल होने वाली है, ठीक है। डेल्टा स्टेज और होती है वो क्या है? एज द रिवर क्रॉसेस द सेक्शन इज वेरी वाइड, जब बहुत ज्यादा वाइड होगी हमारे पास, देयरफॉर दिस स्टेज इज नॉट सुटेबल फॉर द लोकेशन ऑफ द कैनाल हेडवर्क्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्पीड क्या होगी? यहाँ पे हमारे पास जो हमारे पास अगर बात करूँ स्पीड तो हमारे पास कम होगी, लेकिन लॉसेस अपन को क्या देखने को मिलेंगे? अगेन ज्यादा। क्या देखने को मिलेंगे? ज्यादा। तो ये हो जाएगा मेरे पास कौन सा? ये हो जाएगा मेरे पास ट्रफ स्टेज ऑफ द रिवर, ठीक है ना, जहां पे लॉसेस क्या होंगे? सबसे कम। चलिए क्वेश्चन नंबर 112 क्या बोल रहा है सर? फ्रॉम द सरफेस ऑफ रिजर्वायर द इवेपोरेशन मे बी मिनिमाइज्ड बाय स्प्रिंकलिंग। अच्छा, फ्रॉम द सरफेस ऑफ रिजर्वायर, जो हमारे पास रिजर्वायर की सरफेस है, इवेपोरेशन को अपन को मिनिमाइज करना है तो किसका स्प्रिंकलिंग करना पड़ेगा? वो होता है सर सेटिल अल्कोहल। क्या है हमारे पास? सेटिल या फिर साइटल अल्कोहल, ठीक है ना, बिल्कुल। या तो अपन साइटल अल्कोहल यूज कर सकते हैं, सेटाइल अल्कोहल यूज कर सकते हैं, या फिर मैं ऐसे ही बोल सकता हूँ कि या फिर स्टेराइल अल्कोहल अपन यूज कर सकते हैं। किसको? स्प्रिंकलिंग ऑफ केमिकल्स टू मिनिमाइज द इवेपोरेशन, इवेपोरेशन को अपन को कम करना है तो, ठीक है ना, बिल्कुल। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, और मैं बोल सकता हूँ याद करने वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना। आपको ये याद रखना पड़ेगा कि सेटाइल अल्कोहल और स्टेराइल अल्कोहल जो है वो इवेपोरेशन को कम करते हैं बाय स्प्रिंकलिंग, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 113, लाइनिंग ऑफ ए कैनाल इज नेसेसरी। सिंपल सी बात है सर, ये लाइनिंग ऑफ द कैनाल सीपेज लॉसेस को कम करने के लिए, हाँ। टू प्रिवेंट द इरोजन ऑफ द बेड, हाँ ये भी सही है। टू इंक्रीज द डिस्चार्ज इन द कैनाल, टू इंक्रीज द डिस्चार्ज, हाँ डिस्चार्ज को बढ़ाने के लिए। इंक्रीजिंग द वेलोसिटी, बिल्कुल सही है। तो ऑल ऑफ दी अबव, ऑप्शन डी, ठीक है ना, बिल्कुल। 140 क्या बोल रहा है? कैनाल नॉर्मली यूज्ड फॉर डाइवर्जन ऑफ फ्लड वाटर ऑफ ए रिवर इज, कैनाल नॉर्मली यूज्ड फॉर डाइवर्जन ऑफ फ्लड वाटर। अगर एक कैनाल है अगर एक कैनाल है, उसके पास एक रिवर है और रिवर में अगर फ्लड आ रही है तो उसका पानी कहां जाए? एक्स्ट्रा जो एक्सेस जो वाटर है वो कहां पे जाएगा? तो जिस पर्टिकुलर कैनाल में ये पानी जाता है उसको बोलते हैं अपन क्या? उसको बोलते हैं अपन इनंडेशन कैनाल। क्या बोलते हैं? इनंडेशन कैनाल। जबकि फीडर कैनाल वह कैनाल होती है, फीडर कैनाल वह कैनाल होती है कि किसी कैनाल में अगर हमारे पास पानी कम है तो उसको फीड करने के लिए जो कैनाल यूज होगी जिसमें पानी ज्यादा है, उस कैनाल को बोलेंगे अपन क्या? फीडर कैनाल। रिज कैनाल वह कैनाल होगी जो कि रिज लाइन या फिर जो भी हमारे पास अलाइनमेंट होगा उसके अलोंग जो अपन कैनाल को ड्रॉ करेंगे या अलाइन करेंगे उसको बोलेंगे अपन रिज कैनाल, या रिज लाइन के अकॉर्डिंग या रिज लाइन के अलाइन जो अपन कैनाल को अलाइन करेंगे उसको अपन रिज लाइन बोलेंगे। और कंटूर कैनाल वह कैनाल होगी जो कि कंटूर लाइंस या कंटूर्स के पैरेलल जो कैनाल अपन ड्रॉ करेंगे उसको कंटूर कैनाल बोलेंगे। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? इनंडेशन कैनाल, ठीक है।
फिर हमारे पास जो है चलिए ये तो यही सब है। क्वेश्चन नंबर 115, द transplantation of rice requires 10 days and total depth of water required during transplantation is 48 centimeter full stop. During transplantation there is an effective rainfall useful for irrigation of 8 centimeter full stop. The duty of irrigation water in hectares cubic is, हमें पता है सर ड्यूटी बराबर हमारे पास ये होता है, ड्यूटी बराबर कितना 864 या फिर 8.64 864 यहाँ पे इसलिए ले लिया इसने क्योंकि ये इसको किस में लिख रहा है सर सेंटीमीटर में, है ना। तो ये कितना हो गया 864 बी अपॉन डेल्टा 864 इंटू ये कितना है मेरे पास ये दे रखा है ना आपको 10 डेज दे रखा है ना शायद, हाँ 10 डेज, तो ये डेज में रख दिया मैंने 10 डेज अपॉन 40 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 216 हेक्टेयर पर क्यूबिक, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, द मिनिमम फ्यूरो ग्रेड टू एश्योर सरफेस ड्रेनेज इज। तो मिनिमम फ्यूरो ग्रेड जो मेरे पास होगा एश्योर करने के लिए ड्रेनेज को, वो होता है सर मेरे पास फ्यूरो होते हैं जो आलू की जो क्यारियां होती हैं उनमें जो अपन नैरो जो अपन ये बना लेते हैं, ठीक है ना, पानी को सप्लाई करने के लिए, जड़ों में पानी देने के लिए, उसके लिए जो मिनिमम हमारे पास ग्रेडियंट होगी, स्लोप होगी, वो कितनी होती है सर। तो सर मिनिमम जो हमारे पास ग्रेडियंट होती है उसके लिए वो होती है हमारे पास कितनी सर 0.05, ठीक है ना, बिल्कुल कहाँ पे है 0.05%। तो ऑप्शन सी या जो भी है मुझे नहीं, डी, ऑप्शन डी वुड बी द आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 107, द मिनिमम साइज ऑफ ए फिलेट वेल्ड ऑन द थिकनेस बिटवीन 10 to 20 mm कैन नॉट बी लेस देन। तो जो हमारे पास मिनिमम साइज है फ्लैट बेल्ट का, जब हमारे पास थिकनेस जो होगी हमारे पास 10 से 20 mm होगी, हमें पता है सर थिकनेस ऑफ द थिकर पार्ट और मिनिमम साइज जो हमारे पास वेल्डिंग का होगा, अगर मेरे पास थिकनेस ऑफ द थिकर पार्ट जो है 10 mm से कम है तो मिनिमम साइज जो होगा वेल्डिंग का वो कितना 3 mm, अगर 10 से 20 mm है तो कितना होगा 5 mm, अगर 20 से 32 mm है तो कितना 6 mm, और अगर 32 से 50 mm हमारे पास थिकनेस ऑफ द थिकर प्लेट तो कितना हो जाएगा सर 8 mm फॉर द फर्स्ट टर्न एंड 10 mm फॉर द मिनिमम साइज ऑफ द बेल्ट, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारे पास जो साइज है वो कितना है 10 से 20 तो 5 mm, ऑप्शन डी वुड बी द आंसर। क्वेश्चन नंबर 118 क्या बोल रहा है, द थिकनेस ऑफ ए सिंगल फ्लैट लेसिंग शुड नॉट बी लेस देन। कोडल प्रोविजन है सर सिंगल लेसिंग के लिए हमारे पास थिकनेस जो कितने से कम नहीं होनी चाहिए 1/40 लेंथ बिटवीन इनर एंड रिवेट्स, ठीक है ना, बिल्कुल ये दे रखा है पूरा प्रोविजन है, ठीक है। चलिए, और अगर मैं बात करूंगा डबल लेसिंग की, इनर एंड रिवेट्स फॉर द सिंगल लेसिंग एंड नॉट लेस देन 1/60 ऑफ द लेंथ बिटवीन द इनर एंड द आउटर फॉर द डबल लेसिंग। तो डबल लेसिंग के लिए 1/60 और सिंगल लेसिंग के लिए कितनी सर 1/40, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 119, इफ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ए सिंगल एंगल discontinuous strut is 30 centimeter square and allowable working stress corresponding to its slenderness ratio is this one, the safe load carrying capacity of the member is। safe load carrying capacity क्या होगी, तो हमें सर क्या दे रखा है, हमें एक तो हम लोगों को दे रखी है allowable working stress corresponding to its slenderness ratio कितनी दे रखी है 625 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और हम लोगों को दे रखा है safe load carrying capacity, ये पूछा है हम लोगों से, एंगल दे रखा है, ठीक है ना, एरिया। तो अगर मैं इसकी बात करूं सर तो देखिए अलाउएबल कंप्रेसिव स्ट्रेस जो हमारे पास होती है अलग अलग सेक्शन के लिए, अलग अलग कंडीशन के लिए, हमारे पास जो है वो है हमारे पास सिंगल एंगल कनेक्टेड विद वन रिवेट, है ना, ये हमारे पास है, या स्ट्रट में बोल दूं, ठीक है ना, ये हमारे पास है। तो इसके लिए हमारे पास कंप्रेसिव अलाउएबल कंप्रेसिव स्ट्रेस कितनी है 0.8 सिग्मा एसी, 0.8 सिग्मा एसी, ठीक है ना, ऐसा ही है बिल्कुल 0.8 सिग्मा एसी। अब हम लोग को दे रखा है, चलिए तो अब हम लोग को दे रखा है कितना सर सिग्मा एसी अपन को गिवन है, कितना दे रखा है, ये दे रखा है अपन को 625। तो अगर ये तो हमारे पास क्या हो गया अलाउएबल स्ट्रेस, ये हो गई सेफ लोड, अगर मुझे निकालना है तो एरिया से क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, तो एरिया इंटू अलाउएबल स्ट्रेस 0.8 इंटू एसी, तीनों दे रखे हैं, कितना आ गया 15,000 kg और 1500 टन। तो ऑप्शन यही था क्या, तो क्या आ गया ऑप्शन सी क्या हो जाएगा सही, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा सही, ठीक है ना, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है स्टील का। और फिर अगर मैं बात करूंगा क्वेश्चन नंबर 120 क्या बोल रहा है, द कनेक्शन ऑफ वन बीम टू अनदर बीम बाय मींस ऑफ एन एंगल एट द टॉप एंड एन एंगल एट द, मैं दोबारा पढ़ता हूं, द कनेक्शन ऑफ वन बीम टू अनदर बीम बाय मींस ऑफ एन एंगल एट द बॉटम एंड एन एंगल एट द टॉप इज नोन एज। तो सर अगर मैं बात करूंगा कि एंगल जो अपन प्रोवाइड कर रहे हैं टॉप और बॉटम दोनों पे, तो उसको बोलते हैं अपन क्या स्टिफेंड सीटेड कनेक्शन।
सीटेड कनेक्शन हमारे पास होते हैं, अगर मैंने टॉप और बॉटम दोनों जगह पे अगर मैंने कनेक्शन या फिर मैंने एंगल प्रोवाइड कर रखा है तो उसको बोलते हैं अपन स्टिफेंड सीटेड कनेक्शन। अगर मैंने एक ही टॉप या बॉटम एक ही जगह पे अगर मैंने प्रोवाइड कर रखा है तो उसको बोलते हैं अपन क्या, अनस्टिफेंड सीटेड कनेक्शन, ठीक है ना। तो ये सीटेड कनेक्शन होते हैं हमारे पास दोनों। तो ये किसका पार्ट है, अनस्टिफेंड और स्टिफेंड सीटेड कनेक्शन का। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा सर, सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ये इस तरीके से आपका जो पेपर है वो अपन ने यहाँ पे डील किया है, ठीक है ना। आई होप इसमें आपके मार्क्स जो हैं वो अच्छे आ रहे होंगे, ठीक है ना। इसमें आपके मार्क्स जो हैं वो अच्छे आ रहे होंगे। और आप लोग कोशिश किया कीजिए कि आप लोग नोट्स को अच्छे से पढ़ें, फिर क्वेश्चन लगाएं, ठीक है ना। तो उससे क्या होगा कि आधे से चीज़ें आप लोग देखते हो कि ये पेपर जो भी बनता है कि नोट्स में से जो चीज़ें हैं, नोट्स में जो न्यूमेरिकल करा रखे हैं उन्हीं चीज़ों पे जो बेस्ड हैं वो कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो ये पेपर नंबर हमारे पास 8 था जिसका फुल लेंथ टेस्ट था हमारे पास। मैं आशा करता हूं कि आपके मार्क्स जो आ रहे होंगे वो ठीक ठाक आ रहे होंगे, ठीक है ना। और अगर मतलब ये है कि पेपर जो है वो थोड़े सही लेवल का है, तो अगर मतलब अगर इसमें आप 50% के लगभग अगर आप सॉल्व कर पा रहे हो, टेक्निकल की मैं बात कर रहा हूँ, 50% या 45% अगर आप सॉल्व कर पा रहे हो तो आपकी तैयारी ठीक है। तो आपकी तैयारी ठीक है, उससे ज़्यादा कर रहे हो तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो अगर आप 50 से 55 या 60 के बीच में अगर मतलब 50-55 में बोल सकता हूँ, 50-55 के बीच में अगर आप सॉल्व कर पा रहे हो टेक्निकल में तो आप सही से हो, ठीक है ना। अगर आप और ऊपर जा रहे हो, 2-4 बच्चे अगर और ऊपर जा रहे हैं तो उनकी तो तैयारी अच्छी है, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं, थैंक यू वेरी मच।